संगे माँ। अब आपने मुस्तफा के डायलॉग सुने जिस तरह के हिलमन बोलता, बचो हिलमन, जिस पे एहसान करो उसके नार से भी बचो, उसकी मादा से भी बचो। आप हंसते है ना, जैसे आप हंस रही हैं, वो नहीं हो सकता था। उसके अंदर एक्सेंट अगर डालते तो वो उसका पूरा एसेंस खत्म हो जाता। और ऐसा मसला नहीं था कि मैं आतिफ को कहता, आतिफ ने इतनी मेहनत की थी उसमें भी कर लेता, आतिफ बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन वो डायलॉग तबाह हो जाता उसमें। एहद वफा वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इन माय लाइफ और दिस वाज सेकंड। बड़ी स्मूथ राइड हो गई। नहीं, इट वाज नॉट। असल में देखो ना, बात क्या थी, उन लोगों का भी कसूर नहीं था, हम लोगों ने भी इंटर किया था। हम 18 साल के बच्चे थे, तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता था। दोनों तरफ से ऐलान ये था कि हमारी लाश पे अगर होगी तो होगी शादी। लेकिन हम दोनों फिर डटे रहे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आहिस्ता से, मतलब कुछ अरसे बाद जाके हो गया, फिर उसके बाद शादी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, संगे मरमर, एहद वफ़ा, बेलापुर की डायन और आजकल संगे माँ। ये कुछ नाम हैं, अगर मैं लूँ तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है सैफ़ी हसन। क्लास 9 को साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते वो इत्तेफाक से मीडिया की फील्ड में आ गए थे। शुरू में उन्होंने आई थिंक मीडिया में रिलेटेड हर काम को थोड़ा थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली हुई है और 25 साल से ज़्यादा के अरसे से वो इस फील्ड से मुंसलिक हैं। अब ऐसा है कि सैफ़ी हसन साहब का अगर नाम आता है किसी प्रोजेक्ट से तो हमारी एक्सपेक्टेशन खुद ही बढ़ जाती हैं। हम ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि एंटरटेनमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं उससे। बल्कि हम सोचते हैं कि ये ड्रामा ना सिर्फ हमें एंटरटेन करेगा बल्कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जो इस माशरे में जिनके बारे में बात करने की ज़रूरत है उसके बारे में शायद हमें एक डिफरेंट अंदाज़, एक डिफरेंट ख़याल सुनने को मिलेगा। तो आज मेरे साथ सैफ़ी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ संगे माह पे बात करेंगे और कुछ उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड मुलाकात आपसे, वैसे तो बीच में हम बहुत मिलते हैं, हर जगह मिलते होते हैं, बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से बाहर मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा हाँ, तुम्हारी शाजिया की मुलाकात हुई आपसे, तो मुझे भी इंशाल्लाह हो जाएगी कभी किसी और अवार्ड फंक्शन पे या कहीं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब भी सैफ़ी साहब से हम मिलते हैं तो ही इज़ ऑलवेज सो यू नो डाउन टू अर्थ, इतना अच्छे से आपसे बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप यू नो मुलाकात हुई है। तो संगे माँ आप गाते भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरा गाता हूँ। मेरा एक बेटा गाता है, मेरा जो सेकंड नंबर का बेटा है, माशाल्लाह 25 साल का है, ही इज़ अ बॉर्न सिंगर। तो उन्हीं की मैं जब सुन रही थी, आप बताए थे किसी प्रोग्राम में कि वो गाते हैं, तो मुझे ख्याल आया था कहीं ना कहीं से तो आया होगा ये टैलेंट। तब मेरे ज़हन में आया था कि शायद आप गाते हो। नहीं, मैं नहीं। मेरी बीवी के जो नाना थे, मेरी बीवी के नाना, वो बाकायदा गलेबाजी वाला गाना गाते। अच्छा, तो परनाना से आया। हाँ, तो उनके परनाना से आया है। अच्छा, मैंने सुना आपकी बीवी बहुत सख्त क्रिटिक है आपके काम की। बहुत सख्त, ज़रूरत से ज़्यादा। डे वन से असल में वो खुद लिटरेचर की स्टूडेंट है। अच्छा। और मेरे प्रोजेक्ट्स में मैं खुद लिटरेचर का स्टूडेंट तो नहीं कह, स्टूडेंट तो मैं खैर हुई, आज तक स्टूडेंट ही हूँ लिटरेचर का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई कुछ के अंदर एक लिटरेरी टच हो, तो वो इस वजह से मेरे प्रोजेक्ट्स को पसंद भी करती है और फिर उसके अंदर कीड़े भी खूब निकालती है। किस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा अभी तक नुक्ता? बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के तुमने नाम लिए वो उसके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स हैं। चल, अच्छी बात हाँ है। लेकिन उसके अलावा बहुत से मैंने फ्लूक पे इधर उधर भी मारे हैं, तो वो उनमें से खास तौर मेरी एक्टिंग की तो उफ, अच्छा, ऐसा जलील करती है कि मत पूछो। क्या कहती है, कोई एग्जांपल? मेरे मुंह बना के आप हर में ये वाला एक्सप्रेशन होता है आपका, वो एक मुंह बना के दिखाती है जो मैं नहीं बना सकता। अच्छा, तो आपने उनको इम्प्रेस कैसे किया था? या अरेंज मैरिज थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी। ओह वाह, अच्छा, फिर तो स्टोरी सुनाएं। हमारी लव मैरिज, असल में मेरी बीवी कुवैत में पली बड़ी। अच्छा। कुवैत में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, और क्योंकि मेरी मामू की बेटी है वो, ओके, तो वो इंटर के बाद पढ़ने के लिए अपनी फूफी के घर यानी हमारे घर आ गई थी। ओहो, ये तो बिल्कुल जो पाकिस्तानी ड्रामों में कहानी होती है तो वो वाली लग रही है। बिल्कुल। और फिर वो आई और कुछ अर्से बाद उनके नाना का इंतकाल हो गया, जो संजवाल में रहा करते थे उस ज़माने में, तो हम संजवाल गए, साथ ट्रैवल किया, तो बस तो वो सफ़र जो है वो गज़ब हो गया। तो आप दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे थे? नहीं, मेरे अब्बा भी थे उसके बड़े भाई बहन भी थे, वो पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, वो दोनों मेडिसिन के स्टूडेंट थे, दोनों डॉक्टर्स हैं अब माशाल्लाह, तो वो दोनों भी थे और हम 5 लोग थे। लेकिन वो सफ़र जो है वो
तो ऐसी हमारी क्या बात ज़िंदगी हुई का उस सफ़र में, क्या नज़र आया उनकी शख्सियत का, क्या? वो ज़माना था जब 80s की बात है ये तो उस वो ज़माने में एक ही एयरलाइन होती थी, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिलते थे और ट्रेन की भी टिकट आराम से नहीं मिलती थी। उस ज़माने में फ़ोन की लाइन आने में भी 6-6 साल लगते थे। ये वो ज़माना था। ओके। तो हमने यहाँ से बस से ट्रैवल किया लाहौर और फिर लाहौर से बस से ट्रैवल किया संजवाल। तो वो लंबा सफ़र था और क्योंकि उम्र हम दोनों एक ही सन की पैदाइश हैं, वो दोनों भाई बहन डॉक्टर स्टूडेंट थे। तो वो अलग बैठे थे और हम दोनों साथ बैठे थे। अब्बा हमारे बेचारे शरीफ आदमी वो कहीं आगे उनको नहीं पता था बेटा क्या उनको नहीं पता था। तो बस फिर वो अच्छी दोस्ती हो गई और फिर उसके बाद वहाँ पे रहे। फिर ये भी हुआ कि हमको होता है, पता नहीं ये बातें मुझे ऑन एयर करनी चाहिए नहीं, बिल्कुल, आई एम श्योर शी लाइक इट। अच्छा, तो फिर हमको छोड़ के हमारे अब्बा उन भाई बहनों के स्टेजेस, उस ज़माने वो मेडिसिन के एग्ज़ाम्स को स्टेज कहते थे, स्टेज हो रहे थे, तो वो उनको लेके वापस आ गए 3-4 दिन में। हमारी इंटर के बाद की लंबी छुट्टियां चलती थी, उस ज़माने में 1-1 साल छुट्टी होती थी, तो हम कुछ अरसे वहीं रहे। ओके। और फिर उससे हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और जो कि फिर मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि उनकी वालदा और वालिद वगैरह कुवैत से पहुँच रहे थे उसी इंतकाल के सिलसिले में, तो उनको 4-5 दिन लगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर मैं वहाँ से कट लिया। तो फिर जब मैं कराची आ गया तो आई रियलाइज कि आई वाज रियली मिसिंग हर। तो फिर जब वो आई तो फिर हमारा माशका बाकायदा शुरू हो गया। तो कोई बीच में जालिम समाज था या बहुत थे, हर आदमी जालिम समाज बना हुआ था। मैं तो समझी बड़ी स्मूथ राइड होगी। नहीं, इट वाज नॉट। कैसे, क्या मेरे वालिद सपोर्टिव थे, लेकिन मेरी वालदा और उनके वालिद जो आपस में सगे भाई बहन थे। असल में देखो ना बात क्या थी, उन लोगों का भी कसूर नहीं था, हम लोगों ने भी इंटर किया था। हम 18-18 साल के बच्चे थे। तो क्या आप शादी करना चाह रहे थे फ़ौरन तो नहीं, लेकिन हम मिडिल क्लास, एक घराने के मिडिल क्लास सोच के लोग थे, कोई इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता था। तो वो उन लोगों से हज़म नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो दोनों तरफ से ऐलान ये था कि हमारी लाश पे अगर होगी तो होगी शादी। लेकिन हम दोनों फिर डटे रहे। तो फिर हमारी इस ढिठाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आहिस्ता से मतलब कुछ अरसे बाद जाके हो गया। फिर उसके बाद शादी भी 94 में शादी हुई मेरी। और ये चल रहा था सिलसिला सन 88 से। ओह वाओ। 6 साल तक हमने माशाल्लाह अपने डटे रहे हैं बिल्कुल। साबित कदमी का फाइनली फल मिल गया। फल मिला बिल्कुल। तो क्लास 9 को पढ़ाते थे आप जी? कभी आपने सोचा नहीं था एक्टिंग या डायरेक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं एक्टिंग तो करता था उस ज़माने में भी, थिएटर में करता था मैं। अच्छा। तहरीक निस्वा एक थिएटर ग्रुप है, शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब उस ज़माने में थे, वो चलाते थे। तो हम उनके साथ थिएटर, बल्कि स्कूल से ही मैं, हमारे एक दोस्त थे खुर्रम शफीक साहब, वो खालिद साहब के लिए लिखा करते थे। वो अभी भी लिखते हैं, वो बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, तो अभी भी हमारे दोस्त हैं। वो मुझे ले गए थे कि तुम जिस तरह के हो तुम्हें थिएटर करना चाहिए। और मुझे थिएटर बहुत फैसिनेटिंग लगा था, मतलब जब पहली, और फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करना चाहता था, मेरा कोई इरादा नहीं था टीवी शीवी करने का। लेकिन फिर 98 में हमें एक ट्रेनिंग का मौका मिला। UNDP का एक प्रोग्राम था, इट वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया। थिएटर की वजह से ही आपको मिला? तो वो उन्होंने थिएटर के ऐसे लोगों को लिया था जो कि ऑलरेडी औरतों की बहबूद के लिए या औरतों की इनलाइटमेंट के लिए काम कर रहे थे थिएटर में, जिसमें सानिया और शाहिद और आयशा साकिब, ये 3 आए थे कथा से। मैं, एहतिशाम और हमारी एक और दोस्ती, वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया चली गई, नीलूफर वो थी। और 3 लोग, एक कॉन्शियस प्रोमोटर्स एक NGO है, वो भी थिएटर करते थे कोयटा में, वो वहाँ से आए थे। तो हम 9 लोगों ने एक साथ पढ़ा है, हम क्लास फेलोज हैं। मैं, सानिया, शाहिद, एहतिशाम, हम लोग उस ज़माने के दोस्त। मज़ा आता होगा, कंपटीशन बड़ा होता होगा क्लास में? नहीं कंपटीशन, हाँ, मतलब उस वक्त कंपटीशन से ज़्यादा उस वक्त तो हमारी आंखें खुल रही थी, हम देख रहे थे अच्छा ये काम कैसे होता है। और फिर कैमरा सीखा हमने, वो हमें असातिज़ा बड़े अच्छे मिले। ये कोर्स डिज़ाइन किया था असलम अजहर साहब ने, जो PTV के फाउंडर थे और PTV के अब्बा माने जाते हैं आज तक। असलम अजहर साहब हमारे साथ हर क्लास में क्लास भी लेते थे, फिर हम उनके साथ उनके घर चले आते थे और फिर रात देर तक उनके घर पे रहते थे। तो हमने वो बिल्कुल तो वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी। फिर वो एक्चुअली वो तो एक क्रैश कोर्स था, शायद 3 महीने का,
फिर उसके बाद 5 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहा और उसके अंदर फिर वो मुख्तलिफ लोग आते थे एडिटिंग वाले। फिर नॉन लीनियर एडिटिंग आ गई तो वो नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए गोरा आया हमें सिखाने के लिए। और आप सीखते रहे 5 साल तक ये हम सब चीज़ें? सीखते रहे बिल्कुल। तो इसमें पीटीवी में चले गए थे आप या अभी आप थिएटर से ही नहीं, फिर 2000 में मुझे पहली मरतबा खालिद साहब के साथ मैं काम कर रहा था। जब इन्होंने ये प्रोग्राम किया था तो इन लोगों को इक्विपमेंट भी दिए थे सबको, ठीक है, और कहा था कि अपनी ड्रामा बनाए। उस समय पीटीवी ही था कोई या एनटीएम था, बट कोई प्राइवेट चैनल नहीं था। ओके। लेकिन प्राइवेट चैनल की सुनगुन शुरू हो गई थी। जियो का एक दफ्तर आ गया था, बिल्कुल दफ्तर खुला हुआ था, उसमें खाली हसन जैदी और इमरान असलम और उनके भाई छोटे जिनका भी इंतकाल हो गया, टीटो, तलत असलम, ये बैठा करते थे 3 लोग। ठीक है। वरना कोई ऐसा प्राइवेट चैनल था नहीं। ओके। तो हम बहरहाल कोशिशों में लगे रहे। खालिद साहब को असिस्ट किया मैंने, एक सीरियल था फैसला उसमें, लेकिन वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि उस ज़माने में, ये बात भी पता नहीं ऑनर करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उस ज़माने में खालिद साहब ने, वो शोज़ होते थे ना जो ड्रामा चलता था, तो इंडस विजन आया, उसका पहले सीरियल में से एक फैसला भी था। उसका शो हुआ तो खालिद साहब ने उसके अंदर कहा कि जी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तो सैफ़ी हसन साहब ने हमें रुला मारा। उसके अंदर मुझे याद है कि पहले सीन और दूसरे सीन में कंटिन्यूटी का ज़बरदस्त जंप था। नादिया जमील और अदनान जिलानी कुछ कपड़े पहने बैठे हुए क्लास में थे और कुछ और कपड़ों में वो बाहर खड़े गोला गंडा खा रहे थे। तो लेकिन बार वो एक्सपीरियंस था, सीखने का टाइम लेकिन आप शुक्र करें उस वक्त आइए, इस वक्त होता तो फिर क्या होता? सही बात। फिर तो खालिद साहब के बहुत हम लोग खालिद साहब हमारे उस्ताद हैं आज तक, और उनसे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। उनके काम की छाप भी हमारे कामों में, मेरे, शाम के, मुस्तफ़ा के, हम सब के कामों में खालिद साहब नज़र आते हैं। तो टीचिंग छोड़ दी थी फिर उस वक्त आपने? टीचिंग फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी, एकदम से नहीं छोड़ी, लेकिन ये कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल पढ़ाता था मैं। बड़ा टफ लाइफ थी मेरी। मैं सुबह निकलता था, स्कूल जाता था, स्कूल के बाद में स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था, फिर उसके बाद मैं थिएटर करने जाता था। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता था। फिर पहले ट्यूशन छोड़ा, फिर स्कूल भी छोड़ दिया, फिर थिएटर, और फिर ये एडिटिंग का काम शुरू कर दिया मैंने। मुझे जितने पैसे वहाँ से मिलते थे उससे ज़्यादा पैसे एडिटिंग में मिलने लगे। सन 2000 में मुझे सुल्तान आपा ने बतौर एडिटर के हायर कर लिया। ओके, हम टीवी पे। हाँ, और मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी। पता है कितनी थी? 25,000 रुपये था हमारा था। ये अच्छी होती थी ज़माने सन 2000 में, बिल्कुल। मतलब मेरे लिहाज से तो अच्छी थी। मैं आप बहुत खुश थे? मैं बहुत खुश था। और आपने बीवी को भी जाके शो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया उसको। और फिर वो उस ज़माने में सुल्तान आपा का भी जो ये दफ्तर था, ये उनके एक घर के अंदर ही एक कमरे में था वो, और कोई प्रॉपर दफ्तर नहीं था। मूमल प्रोडक्शन कहलाता था, और वो एक उनके बेडरूम से मिला हुआ एक कमरा था जिसके अंदर हमारा एडिटिंग स्वीट था, और बीच में जो रास्ता था उसके अंदर उनका वो अकाउंट्स वाला वो सब बैठे होते थे। इतना स्क्रैच से सबने, इतनी बेसिक से सबने स्टार्ट किया। बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है ये सुनना, क्योंकि फिर आपको होता है कि हाँ यार इसी तरह सबने स्टार्ट किया। बिल्कुल। हम साथ बैठ के रोज़ाना खाना भी दोपहर का हम साथ ही बैठ के खाते थे, सुल्ताना सिद्दीकी सुल्तान आपा के घर पे। और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस था? फिर कब डायरेक्शन में कब आने का सोचा? डायरेक्शन में बहुत बाद में। फिर उसके बाद जब एक प्रोजेक्ट था फेयर एंड लवली किस्मत के सितारे, अब ये तो ब्रांड का नाम हो गया, लेकिन बहरहाल है, तो उससे उसके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो उसके लिए अप्रूव्ड डायरेक्टर्स थे। ओके, आप उनमें से एक थे ना? मैं नहीं था उनमें से, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स के नीचे आता है। हुआ ये कि सुल्तान आपा वो किसी वजह से एक प्रोजेक्ट कर रही थी और उनको किसी वजह से अमेरिका जाना पड़ा, और मुझे उसके अंदर कूदना पड़ा उस प्रोजेक्ट में। फिर वो प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आया उनको। मुझे याद है वो आयशा आलम की कहानी थी, उसके अंदर ख़वातीन की कहानियाँ होती थी, वो आयशा आलम की कहानी थी। तो सुल्तान आपा ने फिर वहाँ मीटिंग में कहा कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये मेरे फलाने बच्चे ने किया है, ये उनका बड़प्पन था। वहाँ से मैं अप्रूव हो गया, और फिर उसके बाद मैं प्रॉपर डायरेक्शन शुरू कर। तो मज़ा आया आपको? आपको लग रहा था कभी कि आप जब एडिटर स्टार्ट किया था आपको लगता था कभी डायरेक्शन में जाएंगे? क्योंकि देखो होता है कि जब आपके पास डायरेक्टर तो एडिटर के पास बैठते ही आके ना, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो मैं मुझे खुशकिस्मती से उस ज़माने में जो लोग काम कर रहे थे, मेरीन जब्बार थी जिसके साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा था एडिटिंग में, वो मैं उससे बहुत कुछ सीखा था। बख्तियार अहमद साहब थे, वो उस ज़माने में होता है था कि जो भी पीटीवी से रिटायर होता था, सुल्तान आपा का एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस उनके लिए
हमेशा खुला हुआ खुला था। होता इवन सायरा काज़मी भी रिटायर हुई तो पहले आके उन्होंने सुल्तान आपा के साथ एक प्रोजेक्ट किया, बख्तियार साहब, समेजो साहब, इन सब के साथ मैंने एडिटिंग की। तो मैंने इन असातिज़ा से सीखा था। एडिटिंग में आप बहुत कुछ सीखते हैं। ओके तो मैं जब पहली मरतबा डायरेक्शन करने गया तो मुझे एक्टिंग का मेरा बैकग्राउंड और पहले का था। तुम यही होता है डायरेक्शन में कि आपको एडिटिंग आती हो और आपको अदाकारी करवाना आती हो। तो किसकी छाप सबसे ज़्यादा आपको लगता है आपके ऊपर है, या किसने सबसे ज़्यादा, छाप में नहीं बोलूँगी, किसका आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इन सब डायरेक्टर्स ने आपको बहुत सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसको मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ लोगों ने एडिटिंग में मुझे मेहरीन से बहुत कुछ सीखने मिला और शाहिद शफात अगेन ही वॉज अ फ्रेंड, लेकिन उसने एक प्रोजेक्ट किया, शाहिद से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्टिंग में मुझे लगता है खालिद साहब ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। कैमरा वर्क, कैमरे के लिए मेरी अपनी एक्चुअली आपकी अपनी एस्थेटिक्स मुख्तलिफ चीज़ों से डेवलप हो रही होती है। वो खा वो थिएटर हो, थिएटर की लाइटिंग में थिएटर करता था तो वहाँ पे भी मैं लाइटिंग भी किया करता था। बहुत से ऐसे प्लेस थे जो मैंने परफॉर्म नहीं किया। शाहिद के उस ज़माने में सारे प्लेस मैं एज अ सेट डिज़ाइनर और एज अ लाइट डिज़ाइनर करता था। तो वो वहाँ से डेवलप हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इस सफ़र में क्या मुश्किल आई आपको? आसान था फिर एज अ नहीं, डायरेक्टर ने आपको? बहुत कोई मुश्किल नहीं थी क्योंकि आप अच्छा। हाँ, मुश्किल तो कोई भी, वो दौर ऐसा था, वो दौर अपॉर्चुनिटीज़ का था। अपॉर्चुनिटीज़ का दौर इसलिए था कि चैनल्स बन रहे थे और हर मरतबा हम सुनते थे एक नया चैनल बन गया और वहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं था कि कोई मुझे मुश्किल आई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ वो टाइम मुश्किल था जब आप ट्यूशन्स दे रहे थे और पढ़ रहे थे? वो पढ़ा रहे मुश्किल थे? वो भी नहीं था यार, मुश्किल वो भी नहीं था। बात ये, जब आप जवान होते हैं ना तो आपके अंदर बड़ा कुछ कर जाने का जज्बा होता है। उस जज्बे में आपको मुश्किल नहीं लग रहा होता। वो अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या करता था, तो लगता है कि यार मुश्किल था, लेकिन अच्छा था उस वक्त वो भी इंजॉय किया, अब ये भी इंजॉय कर रहे हैं। अब जब आप देखते हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को, पहले हम थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं, फिर हम संगीमा पे आते हैं। जो पहले संगीमा पे बात करें, जो आप बताएं। पूछना पूछो। आपको लगता मैं है चाय पी सकता हूँ इस दौरान? बिल्कुल। आपको लगता है पाकिस्तान में डायरेक्टर्स को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए, वो मिलती है हमारी इंडस्ट्री में? मेरे ख्याल से एक वक्त पे आके मिलती है। शुरू में जब आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है और आप एक एसोसिएट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनते हैं या एक एडिटर से डायरेक्टर बनते हैं, तो शुरू में आपको थोड़ा सा एकदम से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर खुद कितने गुण हैं। लेकिन ये कि अल्टीमेटली आपका एक आध प्ले हिट हो जाता है, फिर तो आपको मतलब हाथों में उठाया जाता है। बट ओवरऑल लगता है आपको कि डायरेक्टर्स को जितनी उनके बारे में बात होनी चाहिए या उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, वो मिल रहा होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड? बिकॉज यूजुअली तो हम एक्टर्स की ही बात करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर को बिल्कुल ही नीचे। दुनिया में ऐसी होता है। Really? एक्टर क्योंकि सामने तो एक्टर ही होता है। हॉलीवुड में तो फिल्म्स डायरेक्टर्स के नाम से जानी जाती हैं कि इस डायरेक्टर की फिल्म है तो एक्टर का नाम तो बाद में। ड्रामा डायरेक्टर, हमारी फिल्में अभी तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकी, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। लेकिन हमारे ड्रामे भी, अगर आप दानिश नवाज़ का ड्रामा आता है तो हमें पता होता है कि अच्छा ड्रामा होगा, या लेकिन अगर एक शाम का ड्रामा आता है हमें पता होता है अच्छा ड्रामा होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर एक दो बड़े एक्टर्स का नाम ले लें तो फिर हम ये नहीं देखते कि डायरेक्टर कौन है या नहीं। अच्छा, एक और बात, सॉरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ। फिल्म हमेशा से डायरेक्टर का मीडियम रहा है और टेलीविज़न हमेशा से राइटर का मीडियम रहा है। हमने अपने बचपन में हसीना मुइन के ड्रामे देखते हुए हम बड़े हुए हैं। सही कह रहे हैं। या बानो कुस्सिया के ड्रामे देखते हुए बड़े, हमें पता भी नहीं था कि वो कौन लोग बनाते थे। उस ज़माने में डायरेक्टर का नाम भी नहीं होता था, प्रोड्यूसर कहते थे। पीटीवी वाले शहजाद खलील साहब और ये सब प्रोड्यूसर कहलाते थे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, ये सब प्रोड्यूसर्स थे। हमें तो ये नहीं पता किसने बनाया है, कौन बख्तियार अहमद साहब हैं। हमें तो पता हसीना मुइन का ड्रामा आ रहा है, अनवर मकसूद का ड्रामा आ रहा है, या बानो कुस्सिया का ड्रामा आ रहा है, असगर नदीम सैयद का ड्रामा आ रहा है, तो वो अमजद साहब का ड्रामा, तो बिल्कुल ये लेकिन सैड बात तो ये हो गई ना, हम अब वो उसको मेंटेन करना तो छोड़े, वो तो बिल्कुल ही नीचे चला गया है। अक्सर तो विद अपॉलॉजीज मैं लोगों से पूछती हूँ, उनको ये नहीं पता होता कि राइटर है कौन सा ड्रामे का। और इसी तरह ड्रामे पता नहीं उनका कसूर है या राइटर्स का कसूर है। राइटर्स का कसूर कैसे होगा? राइटर का कसूर कैसे होगा? जो अच्छा दो चीज़ें, एक तो जो एक्टर
विद अपॉलजीज टू ऑल द एक्टर्स हु आर लिसनिंग, जो एक्टर काम कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट है, दे शुड नो कि राइटर कौन सा है, राइट? ऑफ कोर्स मैं तो सबसे पहला सवाल ही करता हूँ, अगर मेरे पास जो स्क्रिप्ट एक्टिंग के लिए आता है, मेरा पहला सवाल ये होता है राइटर डायरेक्टर कौन? मुस्तफा साहब तो बहुत नाराज हो जाएंगे अगर आप ये नहीं करते होते तो। नहीं मैं बिल्कुल करता हूँ। कौन है ये? हालांकि मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं होता एक्टिंग को लेके। उसकी वजह है कि मैं और मुस्तफ़ा या एहतिशाम, हम लोग अपनी डायरेक्शन को लेके इतने चूज़ी होते हैं कि अगर हम एक्टिंग को लेके भी उतनी चूज रहेंगे तो हम घर बैठे रहेंगे और भूख मरेंगे। तो हमें कोई कहीं ना कहीं से अपना वो कवर करना होता है, तो मैं एक्टिंग को लेके ज़्यादा चूजी नहीं होता। लेकिन पहला सवाल यही करता हूँ कि जी राइटर कौन है और डायरेक्टर कौन है। मैं बात करते करते भूल गई कि सेफी साहब एक्टिंग भी करते हैं। सॉरी, ये बिल्कुल मतलब आपकी तरफ नहीं था, मैं जनरली सबकी आपकी तरफ नहीं था ये बात। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला। मैं सोची सही साहब क्यों बोल रहे हो, मुझे ख्याल है सही साहब एक्टिंग नहीं करते। मेरे ध्यान में सब आप एज ए डायरेक्टर बैठे हैं। सही। सो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। बट जनरली प्रोजेक्ट को भी जब प्रोडक्शन हाउसेज या चैनल्स कर रहे हैं, राइटर का नाम बहुत नीचे है, राइटर के बारे में बहुत कम बात होती है। इट्स ऑलवेज अबाउट द लीड कास्ट एंड फिर डायरेक्टर आता है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी, बट चले वो एक अलहदा कहानी है। अच्छे राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हमारे पास कम ही हैं, गिने चुने ही नाम है। खैर राइटर्स तो अच्छे हो सकते हैं। हाँ, अभी तो चल रहा है, अभी तो अब तो और आ रहे हैं। स्क्रीन राइटर्स जो हैं, जो हम टीवी के लिए जो लिखते हैं या फिल्मों के लिखते हैं, वो उसमें चंद ही नाम है। मतलब उस बास्केट में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते आपको जिनको आप अच्छा कह सकें। जो एक तो बहुत बड़ा मसला हमारा ये है, मैं ये बिल्कुल उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। एक मतलब इतने भी कम नहीं है कि हम एक साथ नाम ले लें उनके, हमें याद नहीं शुक्र अल्लाह का इतना भी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लोग। लेकिन अभी बहुत से नए राइटर्स आ गए हैं जो लिखे ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे कम हैं, जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया एक्चुअली। जब तक मेरे पास अगर कोई राइटर आता है, मेरे पास राइटर्स अपने स्क्रिप्ट लेके आते हैं, तो मेरा उनको ये मशवरा होता है कि पहला सवाल तो ये होता है कि आपने पढ़ा क्या है। वो आके पहले बताए रखते हैं मैंने लिखा ये है, मैं फलाने चैनल पे मेरा फलाना ड्रामा चल चुका है। मैं कहता हूँ बेटा साइड पे कर दें, आप बताएं आपने पढ़ा क्या है, किसको पढ़ा है। और फिर उनको ये बात समझाता हूँ कि आपको एक्चुअली अपनी टंकी भरनी पड़ेगी। जब टंकी भरेंगे और वो ओवरफ्लो होगी ना, तो उसके अंदर से अच्छा काम निकलेगा। अगर पेंदे में थोड़ा सा सामान होगा तो नीचे से कचरा ही आएगा नल का खोल के। सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि आपको पढ़ा होना चाहिए। सैडली वो इतना नहीं शायद हम नहीं है। आपने एक जगह कहा कि डायरेक्शन एज अ डायरेक्टर आप कास्टिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लास्ट कॉल प्रोड्यूसर की होती है। लास्ट कॉल प्रोड्यूसर की हमेशा। लेकिन प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर इज द वन जिसके पास एक्सपर्टीज है कि उसने डायरेक्ट करना है, वो चूज करे। अच्छा, प्रोड्यूसर तो बहुत कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। हाँ। इसीलिए फिर हम एक्टिंग नहीं, फिर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे कौन ज़्यादा वो हो रहा है, फिर वो कास्टिंग में इम्पैक्ट करेगा। डोंट यू फील कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए? आपकी एक पोजीशन है, आप शायद उस सिचुएशन में या उस जगह तक पहुंच गए जहां आप कुछ कहें तो इट कैन मैटर, यू नो। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कास्टिंग में। यकीनन मेरी एक से होती है और ज़्यादातर डायरेक्टर्स की होती है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बेचना भी होता है। ये एक आपको समझना चाहिए कि प्रोड्यूसर को प्रोजेक्ट उसने आर्ट की खिदमत के लिए नहीं बनाया, उसका एक बिज़नेस है, उसको बिज़नेस चलाना है। और वो अपने बिज़नेस को हमसे ज़्यादा समझती है। मैं मोमना के साथ काम करता हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो बिज़नेस को हमसे ज़्यादा समझती है। वो दूसरे उसने बहुत इस तरह के हिट्स दिए हैं कि नए लोगों को लेके आई है और वो चल गया ड्रामा और सुपर हिट हो गया। आप माहिरा खान से ले लें और बहुत ऐसे बहुत से नाम हैं, एक भी नहीं, सज्जल है, इन सब ने मोमना के साथ शुरू किया। मोमना ने उनको ढूंढ के निकाला और उसको लॉन्च किया, वो सुपर हिट हो गए। अब मोमना को डेटे नहीं देते तो ये भी हमारी एक बदकिस्मती है। लेकिन बहरहाल उसकी आँख है और वो बड़ा अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैं उसके डिसीजंस पे रिलाय करता हूँ और ट्रस्ट करता हूँ उसको। मिसाल के तौर पे ये जो आतिफ असलम का कैरेक्टर इसमें संगे माँ में है, मेरे जहन व गुमान में भी नहीं था कभी आतिफ।
मोमना का एक दिन फ़ोन आया, सैफ वो हिलमंद हो गया तुम्हारा? मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा फलाने ने जवाब दिया, फलाने ने जवाब दिया। मैंने कहा नहीं, सबने स्क्रिप्ट रखा हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा। यार आतिफ असलम मुझसे मिला था, वो कह रहा था। मैंने कहा डन है, क्योंकि आतिफ इतना बड़ा, वैसे ही इतना बड़ा स्टार है कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट में आएगा तो वो प्रोजेक्ट वैसे ही आपका देखा जाने वाला है, मुझे पता है। और फिर मुझे ये पता था, और इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, हिलमंद के लिए, हमने पहले दिन से, मैंने और मुस्तफ़ा ने ये सोच रखा था कि इसमें कोई हम रेगुलर टेलीविज़न एक्टर नहीं लेंगे। क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर हमने पहले कभी देखा नहीं था, इस तरह का हीरो, एक एंटी हीरो टाइप का हीरो है हमारा। तो हमने ड्रामों में नहीं देखा, हमने किसी फिल्म में भी नहीं देखा। तो हमने सोच रखा था कि इसमें कोई नया बंदा ट्राई करेंगे। वो स्टार हो सकता है किसी और फील्ड का, लेकिन ही शुड नॉट बी ए टेलीविज़न एक्टर। फिल्मों से ले आएंगे या कहीं और से ले आएंगे। तो जब आतिफ का नाम आया तो फिर मैंने फ़ौरन मुस्तफ़ा को फ़ोन किया। मैं मोमना ऐसे करी, कहती डन कर। मुस्तफ़ा का एक ख़ास जुमला, डन करें, डन करें। तो उन्होंने कहा डन करें। तो फिर हमने जनाब अली आतिफ को मैंने फ़ोन किया, उसको कहानी समझाई, और फिर हम पहुंच गए उसको मतलब राज़ी करने के लिए लाहौर में, और मुस्तफ़ा दोनों। तो इसलिए मोमना का ये अब हिट हुआ है अगर देखा जाए तो आतिफ की वजह से बहुत, वरना ये ड्रामा संगे माँ, हम संगे माँ की बात हमने अपने आप शुरू कर दी है। हालांकि तुम संगे माँ पे नहीं आई थी, लेकिन सबसे पहले रीसेंट एग्जाम्पल उसी का नज़र आया कि संगे माँ, मुझे पहले दिन से लगता था कि ये बहुत मासेस की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ वही लोग इंजॉय कर सकते हैं जिनके अंदर एक अदब की, लिटरेचर की चिप हो। जिनमें वो लिटरेचर की चिप नहीं होगी, वो शायद इसको नहीं, ये आम सास बहू का या इश्क व मुआशक़े का ड्रामा है ही नहीं। इसका रोमांस भी एक अलग किस्म का रोमांस है। इसमें हीरो हीरोइन की कुछ 4 मुलाकातें हैं कुल। तो ये वो आम ड्रामा नहीं था। तो इसलिए मुझे इससे वो वाली उम्मीदें कभी नहीं थी कि ये मैसेज को हिट करेगा। लेकिन जब आतिफ असलम का नाम आया तो मुझे लगा कि हाँ ये लोग, आतिफ की तो बहुत बड़े फ़ैन क्लब है और वो उसको ज़रूर देखेंगे। और मेरे ख्याल से अभी जो इतनी व्यूअरशिप इसकी बन गई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आतिफ है। आई एम श्योर आतिफ इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, बट ऑफ कोर्स आपकी डायरेक्शन, बाकी लोगों की परफॉर्मेंस एंड स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग रिफ्रेशिंग आल्सो। एंड यस, वो बात डिनाई नहीं कर सकते कि आतिफ की फ़ैन फॉलोइंग उनको देख रही होगी। पॉइंट सिर्फ ये होता है, मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मोमिना ने माशाल्लाह से, पहली बात ये कि मैं जनरली प्रोड्यूसर्स की बात कर रही थी और जनरली डायरेक्टर्स की बात कर रही थी, नॉट स्पेसिफिक मोमिना और आपकी। ये होता है कंसर्न कि इस कमर्शलिज्म का जब एंगल आ जाता है तो कहीं फिर चूक ना हो जाए किसी प्रोजेक्ट में। जहाँ बहुत सौ को चांस मिल रहा है, वहाँ बहुत सौ के चांस मिस भी हो रहे होंगे। एंड बहुत जगहों पे ये भी हो सकता है कि हम नए चेहरों को आने से की जगह नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज हम ऑलरेडी कुछ जाने पहचाने चेहरों को लाना चाह रहे हैं। अच्छा देखो, इसमें ये कि हीरो हीरोइन जो होते हैं उनमें आप आमतौर पे नए लोगों को ट्राई नहीं करते हैं। आप आम तौर पे ख़ास तौर पे जो आपके बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नहीं करते हैं उसमें। लेकिन आपको अगर आप देखें तो संगे मरमर में हम पारस को लेके आए, पारस हिट हुआ ज़बरदस्त, उसके बाद वो काम कर रहा है। फिर अहद वफ़ा में मैंने अदनान समद खान को लेके आए थे जो गुलजारा कैरेक्टर किया था। अगेन अभी तक वो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, लेकिन उसको हम दूसरे ऐसे कैरेक्टर्स में जो अच्छे कैरेक्टर्स थे। पारस का बहुत अच्छा कैरेक्टर था, संगे मरमर में तोरा खान वाला कैरेक्टर, या अहद वफ़ा में गुलजार वाला कैरेक्टर बड़े हिट हुए, नए थिएटर से निकाल के लाए थे हम। तो हम कोशिश, मैं ज़रूर करता हूँ कि थिएटर के लोगों को आप बीच में चांस दें और अच्छे कैरेक्टर्स कराएं उनसे। आपको लगता है ऑडिशंस होने चाहिए हर रोल के लिए, या आप भी इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, जो एक्टर्स ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं उनको ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है? जिनको जो बहुत सारा काम कर चुके हैं उनको तो आपको पता होता है कि अब उनके ट्रेड्स कि क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन मैं अक्सर करता हूँ ऑडिशन, अच्छे एक्टर्स का भी करता हूँ। और वो आके, बट एक रूल अगर बन जाए किसी भी कैरेक्टर के लिए, अगर 5 टॉप के एक्टर्स को भी कंसिडर करें, वो सब भी ऑडिशन देखें, डोंट यू फील कि ज़्यादा बेहतर कंपटीशन, ज़्यादा बेहतर टैलेंट आएगा? हो सकता था, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा अब हमारे पास रिवाज नहीं है। असल में चक्कर ये है ना कि मुझे नहीं लगता अभी आया है, क्योंकि हम हमेशा इतना शॉर्ट ऑफ एक्टर्स रहते हैं कि आप ज़्यादा मतलब बेगर्स और नॉट चूजर्स वाला हिसाब होता है कि बस आपको जो 4 मिल रहे हैं उन्हीं में से आप बेस्ट सिलेक्ट कर लें। आपके पास ऐसा नहीं है कि
वो चारों अवेलेबल होंगे और खुशी खुशी आपको ऑडिशन देंगे आके। अभी तक वो चक्कर नहीं है, अभी तक एक्टर का पलड़ा बड़ा भारी है, ये एक मैं है। कहना नहीं चाह रही थी ये, लेकिन है जो सच बात है वो सच है। बट इसी पॉइंट को तो मैं लाना चाह रही हूँ, इसी पॉइंट पे तो हम बात करें कि ऑडिशंस अगर हो तो ये पलड़ा जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाएगा सबका। एंड और दूसरी बात ये, अगर हम ऑडिशंस के थ्रू नए फेसेस को लेकर आए तो फिर हमें नए लोग भी मिलेंगे। और जो आपने ये बात बोली कि ऑलरेडी इतने कम एक्टर्स हैं, तो फिर हमारे पास नए, अभी तलहा चौहर जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं एक प्रोजेक्ट, बिल्कुल ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर, यू नो, और बिल्कुल वो सही है। इतनी अच्छी वहाज के साथ उन्हें परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल, कि आप कहीं सोच ही नहीं सकते कि यार इनका पहला प्रोजेक्ट है। सो अगर हम ढूंढने जाएं, क्योंकि हम ढूंढते ही नहीं हैं मेन कैरेक्टर्स के लिए, तो शायद फिर हमारी ये जो हम क्रॉप बना रहे हैं एक्टर्स की वो भी ज़रा एक्सपैंड करेगी, हमें नए फेसेस भी नजर आएंगे और तवाज़ुन भी इंडस्ट्री में रहेगा शायद। अब तो मेरे सारे इंटरव्यूज आगे चलेंगे ना एक्टर्स के इस बात के बाद कोई नहीं देने आने वाला मुझे नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये उनके अपने लिए अच्छा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कंपटीशन में आप लोग काम ज़्यादा अच्छा करेंगे। हाँ, कंपटीशन होना चाहिए हमेशा। कंपटीशन आपको आपके काम को निखारता है, आपके काम को बेहतर करता है, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं। प्रोड्यूसर को के अपने इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोजेक्ट बेचना है। वो जब एडवर्टाइज़र के पास जाता है तो एडवर्टाइज़र आपसे पूछता है कि आपने कौन नाम है, किन क्या आपके पास माल मसाला है क्या, तो उसको भी जवाब देना होता है, सेल्स टीम को जवाब देना होता है। तो एक बहुत बड़ी एक चीज़। सिनेमा में ऐसा नहीं है। सिनेमा में तो चलो आपने एक नया बंदा लेके आ गए, ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया तो टिकट लेके देख लिया, उसमें बीच में कोई एडवर्टाइज़र नहीं है ना, आप डायरेक्ट आपका ऑडियंस है और आपका काम है। लेकिन टेलीविज़न में ये सब चीज़ें बीच में ऐसे रेड टेप्स वो हमने कहा हम सैफी साहब से बात करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम सैफी साहब कुछ उनमें से हमारी सजेशंस लेके थोड़ा पुश कर सकते हैं, मे भी चेंज ऐसे ही आना शुरू हो जाए। शायद मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी अगेन मेन हीरो हीरोइन के लिए नहीं, लेकिन हाँ दूसरे कैरेक्टर्स के लिए मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। और मैं क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा थिएटर वालों के साथ, क्योंकि मैं खुद उसी स्ट्रगल से आया हूँ, तो मेरा एक हमेशा दिल उनकी तरफ से नरम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से मैं कोई ना कोई किरदार लेके आऊँ। जो नए एक्टर्स आते हैं यूजुअली वो सपोर्टिंग रोल्स में ही आते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जितना हम एक्सपेक्ट करें या जितनी अच्छी होनी चाहिए, और फिर उन बेचारों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर एक नए एक्टर को लिया है, चाहे वो एक छोटे सपोर्टिंग रोल में लिया, लेकिन उसको इतना अच्छा करके लेकर आएँ कि उस बेचारे को पहले प्रोजेक्ट में ही इतनी क्रिटिसिज्म ना फेस करनी पड़े, या आपको लगता है कि एक्टर खुद थोड़ी अपनी ट्रेनिंग लेकर आए? देखो अब इसमें बहुत सी बातें हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे मुस्तफ़ा अफरीदी ड्रामा लिखते हैं ना, उसके ना मुस्तफ़ा अफरीदी सोचते भी नहीं है, उसके अंदर 100-150 कैरेक्टर होता है। एक अच्छा आपके पास ऐसे डायरेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सही बात है कि यार आप 100-150 एक्टर जमा करें, फिर उसके बाद उनको अलग अलग किरदार बनाएं अपने जहन में। आपके जहन में, अगर डायरेक्टर के जहन में किरदार नहीं बना हुआ होगा तो फिर आप करवा कुछ नहीं सकते। सही बात है। तो फिर उसके उन किरदारों का आपस में ना मिलना ज़रूरी है। उनके अपने जो किरदारों के बोलने के अंदाज हैं और वो आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए ताकि आप कन्वे कर सकें। उसके बाद आप फिर ऐसी जगह शूट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि आप वादिये बुगड़मंग में बैठे हुए हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे वहाँ पे? आप शायद आपको 50 लोगों को तो नहीं प्रोडक्शन हाउस टिकट दे के वहाँ बुलाने वाला, आपको कोई साइड से कोई थिएटर वाले को। हम जब रेगी करते हैं तो मैं यही करता हूँ कि जी पहले तो मैं लोकेशन देखता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ मौजूद अदाकार थिएटर ग्रुप है कोई, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है लोकली, या यहाँ के कैरेक्टर कहीं पेशावर से या इधर उधर काम करते हैं, उनसे जाके मिलता हूँ, और फिर वहाँ के कोऑर्डिनेटर से मिलता हूँ। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, तो इतना आसान नहीं होता। फिर आपको एक दिन में 8 से 10 सीन करने होते हैं। आपके पास दिन होता है 12 घंटे का, 12 घंटे में आपको 10 सीन करने हैं जिनके अंदर इमोशन भी है और हंसाना भी है, और मतलब हेल ऑफ अ टास्क। तो इतना आसान नहीं होता है, कह देना बड़ा आसान है। अगर मैं 5 सीन करने लगूँ तो मोमना मुझे अगले दिन, चलो बेटा निकलो अगले चैनल पे तुम्हारा नंबर, यहाँ से निकल जाओ, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी ये भी नहीं कि मोमना को बहुत बड़ा कसूर है उसका इसमें, उसके पास भी एक लिमिटेड बजट ही है। हम लोग को बहुत ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री को इतना फ्लरिश कर गई है कि जनाब अली हमको मिलियंस एंड बिलियंस कमा रहे हैं।
और हमें पता है कि यार हमें इतने लाख का एपिसोड बनाना है, वो उतने लाख के बनना है। हम बहुत से बहुत सैफी हसन साहब और मुस्तफ़ा अफरीदी का प्रोजेक्ट है, चलो जी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा देंगे, पर इससे ज़्यादा वो भी नहीं लगा सकते, वो नुकसान में तो नहीं बनाएंगे। तो ये एक चक्कर है सब। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ अरसे हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ये हाँ, चीज़ें। और फिर लगे रहेंगे थोड़ा लगे थोड़ा काम, रहेंगे, थोड़ा हाँ। थोड़ा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता अपने रहेगा। तौर पे बेहतरी की तरफ माइल रहेंगे। चले हम डिस्कशंस करते रहते हैं, क्या पता कोई सुन लो, हाँ, क्या पता कहीं बिल्कुल, चेंज हो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बट जिक्र तो होना चाहिए, हाँ। किसी को क्या ख्याल आ जाए। एक और टॉपिक जिसमें बात करना चाहती हूँ, एक्सेंट। जब किसी जगह जाते हैं, ड्रामों में आजकल ये बहुत जी, है, जी। संगे माँ में भी था, अभी 1-2 और ड्रामे भी आ रहे हैं, उससे पहले सिंफान पे भी बहुत ये बात हुई जी। कि सर्टेन एरियाज़ के एक्टर्स को नहीं लेते, लेकिन दूसरे एक्टर्स आते हैं और उस जगह के एक्सेंट को वो बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत दफ़ा कामयाब नहीं होते। तो क्या ज़रूरी है कि हम वहाँ के लोगों का एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करें जब नहीं कर पाते एक्टर्स, और वो उसके काम को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है? फिर एक और चीज़ होती है, 10 एक्टर्स हैं ड्रामे में, 4 का तो एक्सेंट है, 3 का एक्सेंट नहीं है। तो ये क्या ये क्या रीज़न है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और अगर करना ही है तो फिर हम प्रॉपर वर्कशॉप्स क्यों नहीं करते हैं? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब मुझे लगता है इसका पढ़ने वाली जवाब है देखो, मुझे। मैं नहीं कुछ नहीं पढ़ने वाली, मैं तुम्हें सच मैं बताऊं, मजाक कर रही हूँ आपसे, ये तो मैं डिस्कशन हो रही है। पहले दिन से एक्सेंट के खिलाफ था, जी। लेकिन बड़े एक्टर्स का भी एक प्रेशर होता है ना। फिर ये नुमान और सानिया और सब ने कहा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एक्सेंट होना चाहिए। मैंने कहा भाई देखो, मैंने संगमरमर में नहीं रखा था एक्सेंट, किसी का एक्सेंट नहीं था उसके अंदर। जी। और वो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर एक आप पश्तो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं तो आप पश्तो बोलें फिर तो, Exactly. है ना। अगर आपको बहुत ही ऑथेंटिक रहना है तो पश्तो बोलें, हाँ, और फिर सबटाइटल्स दे दें। और सबटाइटल्स दे दें, बिल्कुल वो तो सही आप बात। कर नहीं जी। रहे, तो फिर आप उर्दू को पश्तो समझो, उर्दू की तरह बोलें। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत से फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा नहीं, हल्का सा रखेंगे, हल्का सा, और बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा। मैं आपको अभी भी इसका एक कट बना सकता हूँ, इसके अंदर आपको सानिया फुल वो वाला एक्सेंट करती हुई मिलेगी जो एक दूसरा पठान ड्रामा आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें उस तरह बोल रहे हैं। फिर मैं एक मास्टर करता रहा, मैं कहता नहीं ये नहीं, और कम करो, फिर वो कट करते थे। फिर उसके बाद सोलो होते थे, फिर वो और कट करते थे। इसमें 3 दिन निकल गए पकड़ने में। फिर उसके बाद एक जगह पे आके हम दोनों राजी हो गए, हानिया, सानिया, नोमान, कि यार बस यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हमने अपने तौर पे, मैंने अपने तौर पे लॉजिक बनाई कि ये लड़के स्कूल गए हुए हैं सारे, तो लिहाजा इनके एक्सेंट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिहाजा हिलमंद और हिकमत के एक्सेंट्स नहीं हैं। ठीक है। लेकिन हानिया का है, बिल्कुल। सानिया का हल्का सा है। सानिया का मेरे पास इससे ज़्यादा एक्सेंट वाले टेक्स मौजूद हैं वाओ। जो मैंने नहीं लगाए, और फिर मैं उसको कम एक्सेंट वाली पे इत्तेफाक किया। नुमान के भी ऐसे टेक्स हैं जिसमें नुमान बिल्कुल भूल गए हैं एक्सेंट, और फिर उसके बाद में नहीं। अरे तो मुश्किल लगता है नुमान साहब के बारे में है सोचना, ना? बट हाँ, हाँ नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है, हाँ। लेकिन एक्सेंट का एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी एग्जाम्पल बताऊं, रुबीना अशरफ एक बड़ी अदाकारा है, इसमें ना मुझे कोई शुबा होगा ना तुम्हें कोई शुबा होगा, बिल्कुल भी है ना। लेकिन मैंने कई साल पहले मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट था, आज से 12 साल पुरानी बात है, चांद पे दस्तक, उसमें एक हैदराबादी खातून थी, हैदराबादी एक्सेंट था, तो वो रुबीना ने किया, और 2 दिन तक वो उन्होंने कोशिश की और मैं करवाता था। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि एहतशाम हैदराबादी हैं, मेरा बहुत वक्त इनके साथ गुजरा है और इनके दोस्तों में गुजरा है, और भी मेरे कुछ हैदराबादी दोस्त हैं, तो मुझे हैदराबादी एक्सेंट बोले तो आता, हाँ, तो मैं करवा लेता था उनसे। लेकिन फिर 2 दिन बाद उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, सैफ आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मुझसे एक्टिंग करवा लो, मुझसे ये मिमिक्री नहीं होगी। ऑल्दो इट वाज नॉट मिमिक्री, लेकिन हाँ एक तरह से देखा जाए तो वो मिमिक्री ही है, एक तरह हो जाती है, तो हो जाती है, और वो कॉमेडी भी था। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया प्रोजेक्ट, फिर मुझे जवेरी अब्बासी को लाना पड़ा वहाँ पे, और फिर जवेरी अब्बासी ने वो प्रोजेक्ट किया। 2 दिन के बाद उन्होंने, तो ये मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, अब आपने मुस्तफ़ा के डायलॉग सुने जिस तरह के हिलमंद बोलता। अब हिलमंद अगर इस तरह बोलने लगता, मिसाल के तौर पे हिलमंद का कोई डायलॉग मुझे भी, बच्चों हिलमंद जिस पे एहसान करो उसके नार से भी बचो, उसकी मादा से भी बचो। आप हंसते, जैसे मैं हंस रही है हूँ, ना, जैसे आप हंस रही हैं,
वो नहीं हो सकता था। नहीं हो उसके अंदर एक्सेंट अगर डालते तो वो उसका बिल्कुल। पूरा एसेंस खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मसला नहीं था कि मैं आतिफ को कहता, आतिफ ने इतनी मेहनत की थी, उस पर भी कर लेता। आतिफ बहुत मेहनती आदमी है, वो उस पर भी मेहनत कर लेता, लेकिन वो डायलॉग तबाह हो जाता, उसकी जो कैरेक्टर ही तबाह जो हो जाता। कैरेक्टर की जो एक ख़ास अंदाज है बोलने का, वो तबाह हो जाता। तो ये सब देखते हुए मैंने पहले दिन से इन सब के आगे कहा था कि देखो एक्सेंट मत रखो शुक्र है। यार, आप वहाँ पे कर रहे हैं और आपको बुरा लगेगा, और थोड़ा सा रखेंगे, तो वो कहीं पे थोड़ा सा है, कहीं थोड़े से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये है इसका बैकग्राउंड। या लेकिन आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए ना? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, या तो पश्तो हो या या फिर आप उर्दू बोल रहे हैं जिस ज़बान का स्क्रिप्ट है। संगे माँ पे आते हैं। जी, तो प्रोजेक्ट कैसा आया? मुस्तफ़ा साहब ने आपको कॉल किया, मैं लिख रहा हूँ, क्या हुआ? आम तौर पे मुस्तफ़ा जब भी कुछ लिखते हैं, मुस्तफ़ा हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरी मुस्तफ़ा की और इशाम की बहुत पुरानी दोस्ती है, और मुस्तफ़ा वैसे अपने अफसाने भी लिखते हैं जी। तो भी वो ज़रूर सुनाते हैं फ़ोन करके। अच्छा, जब हमने संगे मरमर बनाया था तो हमने सोचा था कि इसका एक सीक्वल भी बनाएंगे। जब संगे मरमर हिट हो गया और हमने सोचा कि एक ट्रिलॉजी बनाएंगे, संगे मरमर, संगे माह और संगे स्याह। ओ, आने वाला है संगे से आप थर्ड? संगे स्याह होपफुली, Okay. इंशाल्लाह। Nice. वो मुस्तफ़ा बहुत ही स्लो लिखने वाला आदमी है। वो उसकी वजह ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्लो आदमी है, वो बहुत हर चीज़ को बहुत ही दिक्कत नज़र से देखता है, और उसका एक ख़ास अंदाज़ है लिखने का, वो जो आसान नहीं है। बिल्कुल। तो वो इसलिए वक्त भी लगता है ज़ाहिर है। तो वो कब आएगा संगे स्याह मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि हाँ, एक आएगा पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट कि वो Okay. कभी ना कभी आएगा इंशाल्लाह। ओके। तो ये वाला कैसे आपके पास आया? उन्होंने कॉल किया या कंप्लीट हो गया हमेशा प्रोसेस? उसी के आइडियाज़ होते हैं, मुस्तफ़ा के अपने आइडियाज़ होते हैं। उसने कहा भी ये कहानी है और इसको हम इसमें एक किरदार जो है हमारा हिलमंद का, वो पहले निकल के आया है कि यार इस तरह का एक कैरेक्टर, एक रिवेंज स्टोरी मेरे जहन में आ रही है। मैं कहा ठीक है, डेवलप करो। तो फिर वो 6 महीने गायब हो गए, ओके। और 6 महीने बाद वो आए एक तो? कहानी लेके आए। ओके ओके। तो वो कहानी उनके पास थी, फिर उसके बाद वो लिखने में 2 साल लग गए उसको। बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखा जाता है उनसे। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे, कॉन्वर्सेशन भी चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये इट्स इंस्पायर्ड बाय हेमलेट। Yes, it is, of course. ओके This character is inspired by Hamlet. ओके। कहानी में तो और भी ऑफ मुख्तलिफ कोर्स, चीज़ें हैं। वो तो आगे फिर मुझे डिफरेंस भी है। हाँ। लोग बार बार बोल रहे थे, मैंने कभी उस बात को ज़्यादा वो नहीं किया। मैंने कहा अगर है भी तो इट्स ओके, हमारी अपनी हाँ, एडेप्टेशन है, वो है। भाई शेक्सपियर ने क्या छोड़ा है? आपने अगर शेक्सपियर से आप इंस्पायर्ड कोई काम करते हैं बिल्कुल। तो वो अच्छा ही काम होगा, वो बुरा काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है ड्रामे की हिस्सो हिस्सियात को जिस कदर अच्छा शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में पोर्ट्रे किया है, शायद ही किसी लिखारी ने किया होगा भी। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये शूट कहाँ पे है, कौन सी लोकेशंस पे, अगर आप बता सकें? बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ, ये एक वादी बुगड़मंग है, अच्छा। एन आवर शॉर्ट ऑफ बालाकोट। ओके। वो एबटाबाद से कोई 2 घंटे का रास्ता है, वो बालाकोट से 1 घंटा पहले अच्छा। एक जगह आती है, सिरन दरिया के किनारे वादी बुगड़मंग है, जिसमें 3 गांव हैं। एक बुगड़मंग के नाम से है, एक डाडर के नाम से, और एक सुम के नाम से है। डाडर मुझे पता है, उसका वो पानी का वो भी जाता है। हाँ, वो दरिया सिरन का गांव बिल्कुल। डाडर हम स्टे करते थे, ओह और डाडर में हमने शूट ज़्यादा नहीं किया, हमने बुगड़मंग में और सुम में शूट किया, ओके ओके। जो एक अच्छा बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत हसीन डिफरेंट इलाका। आई थिंक वो आता है। और वो जो 1-2 सीन है जिसमें जरगुन्ना बैठी होती है और मरजान खान भी उनसे मिलने आते हैं, हाँ, वो जो वो खेत तो है। इतनी खूबसूरत आप लोगों ने सिनेमेटोग्राफी की है ना, वो बहुत अच्छा है। उसको वो आंखों को इतना अच्छा लगता है उसको देख के। सिनेमाटोग्राफी तो जाहिर है हमारे जो डीओपी हैं अजहर साहब, उनका कमाल है। जी। बहुत अच्छा, बहुत सीनियर। मेरे साथ तीसरा ऐद वफ़ा भी उसने किया था, ऐद वफ़ा का बेशतर काम उसने किया था, बेलापुर की डाइन भी उसने किया था, सम्मी भी उसने किया था। बहुत सीनियर कैमरामैन है, उसका बड़ा कमाल है। और लोकेशन हंटिंग में मैं असल में हमारे जो एक जनरल मैनेजर हैं इस्लामाबाद के, जावेद अवान साहब, जी। ये उनका गांव है, ओके। और उनके चचा ने
इन सब वो जो वहाँ के बड़े उमरा हैं उन सबको पढ़ाया हुआ है। उनका इंतकाल हो चुका है चाचा Okay. साहब, लेकिन वो जब हम कहीं जाते थे और उनका नाम लेते थे तो फिर उनके लिए हम उनके घर के दरवाजे खुल जाते थे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे असातिज़ा की बड़ी कदर है। बिल्कुल। तो वो जावेद अवान और उनके चचा का कमाल है। उनके चचाजाद भाई भी हमारे साथ थे, तसद्दुक साहब, जिन्होंने ये सारा काम करवाया, तो उनका बड़ा क्रेडिट है। लेकिन हाँ, लोकेशन बहुत खूबसूरत है। तो इस ड्रामे को शूट करने में चैलेंज क्या था? बहुत, एक तो सबसे पहली बात तो मैंने की कि इतने सारे किरदार मुस्तफ़ा ने लिखे थे, जी। उन किरदारों को अलग अलग रंग देना, उन किरदारों को जमा करना, उनकी कास्टिंग, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज तो यही था। फिर उसके बाद एक ऐसी जगह क्रिएट करना इस दुनिया में कि लसपीरान नाम की कोई जगह कहीं नहीं है, हमने वो क्रिएट की। हमें एक ऐसा कब्रिस्तान चाहिए था जिसके अंदर पीरों की कब्रें हों, वो ढूंढना, और वहाँ शूट भी कर सकें, और वहाँ शूट भी कर सकें। और वहाँ शूट करने में बड़े मसाइल आए। ये मैं बताऊँ कि पहले दिन जब हमने हम वहाँ के जो उस इलाके के जो एमएनए हैं, शहजादा गुस्ताशिप, मुश्किल सा नाम है, गुस्ताशिप, बहुत ही मुश्किल। हाँ वो कहलाते हैं। वो क्या, तो वो शहजादा गुस्ताशिप साहब के पास गए, उन्होंने कहा हाँ कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके जब वहाँ गए और पहले दिन हमने अपने कैमरे हमने निकाले, तो फिर वो मस्जिद से एक मौलवी साहब आ गए, वो ज़ोर ज़ोर से पश्तो में आके किसी से फ़ोन पे बात करना शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और हमारे गिरद अच्छी खासी आवाम जमा हो गई, और सब हम लाख कहें खामोश हो जाए, हम काम कर रहे हैं, वो अपने पश्तो में गिटर लगे हुए थे, कोई चुप होने को तैयार नहीं था। फिर उनमें से एक उर्दू बोलने वाले साहब आए कि जी आप तो यहाँ शूट नहीं कर सकते। अच्छा, हमने कहा जी हमने तो, आप हमारी क़ब्रों में, मैंने कहा जी आपकी, मैंने जो कब्र थी वो मैंने बनवाई थी, वो मैंने उनको हिला के दिखाया कि कब्र है ही नहीं भाई, ये तो लकड़ी की चीज़ है, उसको मैंने ऐसा पेंट किया होता, जो रसूलुल्लाह की कब्र है वो कब्र नहीं है, वो दरअसल एक लकड़ी की कब्र है जो मैंने अपने हिसाब से उसको प्लेस करवाया था। तो फिर उनको ज़रा सुबकी हुई, क्योंकि वो उसी कब्र की बहस कर रहे थे कि हमारे बुज़ुर्गों की कब्र पे खड़े में तुम बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा ये आपकी बुजुर्ग की खबर नहीं है, मेरे एक बुजुर्ग की खबर है जो मैं उठा के लाया हूँ यहाँ पे। तो मतलब बहुत सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व थी इसमें। फिर उसके बाद उनको फिर उसके बाद आतिफ साहब ने एक बड़ा कमाल किया। आतिफ ने उस मस्जिद का जो उस कब्रिस्तान से मिली हुई एक थी, और उनको बहुत से पैसे डोनेट किए, अच्छे खासे पैसे डोनेट किए। और फिर हमारे एक असिस्टेंट हैं, उन्होंने उनका वज़ूखाना बनवाया। फिर उसके बाद हमारी उनसे दोस्तियाँ हुई। जब मतलब काफ़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी कदम जमाने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पे हमें प्रॉब्लम है कि हमारा बहुत काम था कब्रिस्तान में, और एक दफ़ा में नहीं होना था, वो एक महीने, फिर अगले महीने, फिर उससे अगले महीने। और इसके अलावा बाकी इस कब्रिस्तान के अलावा बाकी सारे तो मैंने बताया आपको कि वहाँ जो तसद्दुक साहब थे, उनके वालिद का नाम चलता था। उनका वालिद का नाम ले लें, फलाने मास्टर साहब, मैं उनका नाम भूल गया, जो मेरी, आई एम बैड विद नेम्स। तो फिर उसके बाद आपको कोई चीज़ रोकती नहीं थी वहाँ पे। चलिए, सवाब भी कमा लिया आप लोगों ने इसी बहाने। तो खाना वाना कैसा होता था? अक्सर लोग वहाँ के खाने बहुत बुरा बड़ा मुश्किल होता है कराची और लाहौर वालों को वहाँ जाके एडजस्ट करना टेस्ट से। अच्छा, उनके पास तो कोई वो, क्यों, टूरिस्ट जगह नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ टूरिस्ट कोई नहीं आता। वहाँ पे इवन गेस्ट हाउसेस भी नहीं थे। तो वहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रहे, जब हम रेकी करने गए थे पहली मरतबा, तो वो उस वक्त बन रहा था। एक तो हमें उम्मीद थी कि अब तो 4-3 महीने बाद आने वाले हैं, जब तक तो बन चुका होगा। जब हम 3 महीने बाद पहुँचे वहाँ पे, कि जब हम बुकिंग करने आए हैं, तो पता चला जी जो साहब बनवा रहे थे उन बेचारों का इंतकाल हो गया था, और वो वैसे ही जैसा हम छोड़े गए थे वैसे ही था। तो फिर हमने फैसला किया कि हम ही इसको बनवाएंगे और फिर किसी तरह से उनसे किरायों में एडजस्ट करेंगे। फिर हमने वो गेस्ट हाउस पूरा बनाया, सिर्फ 14 कमरे थे। हमने एक घर लिया, जो हमारा स्टाफ उस घर में रहता था, एक्टर्स जो आते थे वो सारे उस गेस्ट हाउस में रहते थे, और मैं और एक आध दो और लोग, असिस्टेंट्स वगैरह। शेयरिंग रूम, आई वाज शेयरिंग रूम विद समबडी। अकेला मुझे भी कमरा नसीब नहीं हुआ। बड़ा खून पसीना और बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ गया इस प्रोजेक्ट में। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। वन ऑफ ऐद वफा वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इन माय लाइफ, और दिस वाज सेकंड। ओके, आई थॉट शायद ये टॉप कर रहा होगा। नहीं, वो ऐद वफा 14 शहरों में शूट हुआ था। बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये तो एक ही जगह थी जहाँ पे हम करते थे। ज़ाविया, नेपोटिज्म,
कॉन्वर्सेशंस नहीं, आपको लग not रहा था at all. होंगी या नहीं? इतना अच्छा बच्चा, इतना मेहनती बच्चा। नहीं उस पर तो कोई शक ही नहीं है हमें। हाँ। और माशाल्लाह से उन्होंने इतनी जाविया ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और लेकिन जब आप कास्ट कर रहे थे तब आपको लग रहा था, उसके बाद भी आपने सुना जब लोगों ने बोलना शुरू किया? अच्छा मैं बताऊं, मैंने ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया था तो उस वक्त जावियार ने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है। ये जो दूसरा प्रोजेक्ट जब मैंने इसकी कास्टिंग पहली मरतबा शुरू की थी तो नुमान से मैंने बात की कि भाई मुझे तुम्हारा एक सगा बेटा दिखाना है और एक सौतेला बेटा दिखाना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारी शक्ल का हो, तो तुम्हारा बड़ा बेटा बहुत मिलता है। अच्छा आपने खुद ही बोला था? हाँ, किसी ने हाँ। बुलाया था? ओके। तो नुमान ने कहा तू मिल ले उससे। तो नुमान ने फिर मुझे एक जगह कॉफ़ी पे बुलाया, जमजमा पे हम बैठे और उस बच्चे को बुलाया गया और हम कुछ 4-5 घंटे बैठे रहे। और फिर मैंने उससे वहीं बैठे बैठे कुछ मैंने कहा ये बोल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। उस वक्त उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और तो मैंने कहा तुम्हारी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी मूछें चाहिए, और बाप बेटे की मूछें ज़रा ताव वाली होनी चाहिए। तो कहता हाँ कर लूँगा, इंटरेस्टेड था वो। ठीक है। तो मैं कहा इंटरेस्टेड हो गए तो फिर खून तो बहरहाल नुमान का है तुम्हारे अंदर, तो कुछ ना कुछ करवा ही लेंगे। फिर उसके बाद इसका पहला प्रोजेक्ट हमने तो कर लिया था बुक इसको, लेकिन इसका पहला प्रोजेक्ट इकबाल भाई का जो किस्सा मेहरबानों का वो हो गया, वरना इसका पहला प्रोजेक्ट काश ये पहली मरतबा हमारे पास ही हुआ था। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि इसमें बड़ा कुछ इसके, क्योंकि फेलो एक्टर्स बड़े अच्छे इसको मिल गए, बाप भी साथ था इसके, डांटता वाटता भी रहता था इसको। नुमान ने बड़ा उसको मतलब टाइट रखा हो। वैसे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो तफरी करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों की तरह होते हैं, लगता ही नहीं कि बाप बेटा है। लेकिन जब काम करना होता है तो नुमान बहुत सख्त हो जाता है। तो आप आते थे बीच में मुकमका कराने के लिए? नहीं, मैं नुमान के साथ नुमान मेरा बड़ा पुराना दोस्त। अच्छा मतलब आप दोनों मिलके बेचारे बच्चे को रगड़ा दे रहे थे? बड़ा प्रेशर दिया हमने, बड़ा प्रेशर दिया, लेकिन वो बड़ा मेहनती बच्चा है। ये तो बाहर के बड़े हुए बच्चे हैं ना, ये बड़ा सीरियस है अपने काम को लेके, ये बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। नहीं हमें नज़र आ रहा है वो तो। इस प्रोजेक्ट में आई थिंक जावियार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उन्होंने दिखाया कि उनमें टैलेंट है और वो ये कर सकते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह आगे जाएंगे वो। मरजान खान जो है वो बता क्यों नहीं देते भाई कि हम क्यों बार बार वो सीक्रेट कर रखे हुए, क्यों इतना खींच क्यों रहे हैं वो हिलमंद के साथ? हिलमंद को बिठा के समझाते क्यों, उन्होंने ये दुश्मनी मोल ली हुई है और ये नफरत बर्दाश्त कर रहे हैं हिलमंद की? वो कैसे बता दे, मतलब कुछ तो बात क्लैरिफाई करे, वो तो कोशिश भी नहीं करते क्लैरिफाई करने की। उसने कई मरतबा गया उससे, अब ये कहना कि बस ये नहीं है तुम गलत, कुछ तो उसको कन्विंस करने की, कुछ सबूत देने की, अगर नहीं किया सबूत नहीं है ना उसके पास। अच्छा सबूत नहीं है उसके पास ना, वरना वो दे चुका होता। नुमान के पास कोई अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत नहीं है, और जो सबूत है भी तो वो ये कब चलेगा तुम्हारा इंटरव्यू? ये 2 दिन में चल जाएगा। आपकी अगली किससे पहले चल जाएगा? तो फिर जरसंगा के जरिए पहुंचने से पहले चल जाएगा। अच्छा तो फिर तो बस फिर देखो अगले एपिसोड देखो, पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स वैसे ज़्यादातर लोगों ने गेस कर लिया है, लेकिन ये कि वो आगे भी मेजर ट्विस्ट अभी बाकी है। मुझे ऑफ कैमरा बताया गया है कि जो मैंने गेस कर लिया था ये बात भी, तो नहीं ये नहीं, अभी आगे भी है। मैंने कहा अच्छा अभी आगे भी है, सो आई एम एक्साइटेड टू नो कि आगे क्या होगा। मुझे ये जरगुन्ना का जो कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है मुझे। उसमें कोई चैलेंज था आपको इन द सेंस कि जरगुन्ना शुरू में इतनी फोकस थी सिंगल माइंडेडली कि मेरे साथ बुरा हुआ है मुझे लेना है, लेकिन उसके गिर्द कोई सॉफ्टनेस भी थी कि हमें वो बुरी नहीं लगती थी, हमें वो अच्छी लगती थी। और लेकिन फिर उसका चेंज एकदम से आया और फिर वो पुरानी जरगुन्ना नजर नहीं। बिल्कुल सही बात है। सारा क्रेडिट जो है ना वो 2 लोगों को जाता है, मुझसे कहीं ज़्यादा। एक मुस्तफ़ा अफरीदी, दूसरे सानिया सईद। ठीक है। मुस्तफ़ा ने लिखा बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, जो नुआंसेस इसके आप देखते हैं, जो सानिया प्ले बहुत अच्छी तरह से करती है, वो सब लिखे हुए। ओके। तो हाँ, मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो मुझे तो वाकई में ऐसा लगता है कि किरदार निकल के आके मेरे सामने परफॉर्म करने लगे। तो वो मुस्तफ़ा ग्रेट है, और फिर सानिया एक बिलाशुबा एक बड़ी अदाकारा है, बड़ा घुस जाती है अपने किरदार में। और फिर उसके बाद जब वो डिस्कस कर रही होती है मुझसे, तो मुझे लगता है यार ये चीज़ तो मैंने भी नहीं सोची थी, ये कहाँ से लेके आई है। तो वो इस तरह इन लोगों का क्रेडिट है, बहुत अच्छा किया उसने। जरगुन्ना का कैरेक्टर है बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रे है ना, आपको पता ही नहीं लगता कि यार ये कहाँ पे पॉजिटिव सोच रही है, कहाँ पे नेगेटिव सोच रही है।
जब मैं पढ़ रहा था और जब ये वहाँ गई शाह साहब के पास और शाह साहब के पास से आके बदल गई, तो मुझे तो लगा कि अभी शायद कुछ और निकलेगा, शायद जरगोना जी कोई चाल है। हाँ, लेकिन फिर जब आगे आया तो वैसा नहीं, वो वाकई में उसके ऊपर असर हुआ, उसके दिल पे असर हुआ। और फिर उसके दिल पे असर होने की सिर्फ वजह शाह साहब नहीं थी, उसके अपने बच्चे भी थे ना। अब ये जो बच्चा है हिलमंद, बचपन में सानिया की गोद में खेला होगा ना, उसकी या हिकमत जो है वो उसकी गोदों में खेले हुए बच्चे हैं। ये तो बाद में उसने अपनी उसकी किसी वजह से दुश्मनी बदल गई, गलत फैसले किए हाजी नजरगे में, जिसकी वजह से उसकी उस फैमिली से एक खिंचाव आ गया। तो वो सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे सबके साझे होते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं और बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया सानिया ने। नहीं, सानिया जी ने इतना अच्छा किया है कि वो देखकर मज़ा आता है। मतलब कोई कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनको देख के आप इंजॉय करते हैं, बोर नहीं होते। बिल्कुल। तो जब भी जरगुना आती हैं स्क्रीन पे तो आपको तो अच्छा है, अब कोई मज़े की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले भी और अभी भी जो ठहराव आया उसमें भी डेफिनेटली वो कैरी कर रही है इंटरेस्ट ऑडियंस का। हिलमंद का कैरेक्टर, हिलमंद सेन है, हिलमंद की पर्सनैलिटी में कितने इशूज़ हैं। और हिलमंद इतना ऑब्सेसिव कैरेक्टर है, एक सिंगल माइंडेडली वो एक चीज़ पे चल रहा है, उसमें वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है उसको फिक्र नहीं है। वो अपने रिश्तों को कितने दाव पे लगा रहा है उसको फिक्र नहीं है, वो कितने दिल दुखा रहा है उसको फिक्र नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ये सवाल आता है जहन में कि ऐसे कैरेक्टर को, इस किस्म की पर्सनालिटी को हम एज अ हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सही है या फिर अब ये नया ज़माना आ गया जहाँ पे हमारे जो हमारी लीड के जो हमारे हीरोज़ होंगे वो ग्रे हीरोज़ हुआ करेंगे। अब होना चाहिए, मुझे लगता है हमेशा ही। देखो ना, जब क्या ऐसे किरदार ज़िंदगी में नहीं होते जो अपना हम तो हमेशा, तुमने भी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे होंगे, मैं आज 52 साल का हूँ, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने गलत फैसलों से, बुरे लोग नहीं थे लेकिन गलत फैसलों से अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। अच्छे लोग थे, तो क्या उनको हक़ नहीं है कि वो भी कभी एक हीरो या मेन फिगर के तौर पे सामने आए? हम हमेशा हीरो को वही देखेंगे जो वो करेगा सही होगा, वो गलत बात नहीं कर सकता, गलत फैसले नहीं कर सकता, हीरो रो नहीं सकता, हीरो हार नहीं सकता। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो एक ऐसा, इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसा हीरो हमें देखने में। शेक्सपियर के भी तो हैमलेट था ना हीरो। इन सब तमाम तब ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, अब ये कॉन्वर्सेशंस बड़े होना शुरू हो गई हैं कि हीरो ऐसा हो, ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, आप ये नहीं कम्युनिकेट कर सकते, ये मैसेज नहीं दे सकते। और देखो ना, हमने जो, ऐसा नहीं है कि हमारे ड्रामे ने संगे माह की बात कर रहा हूँ कि कोई गलत मैसेजिंग की हो, हमने पॉजिटिव मैसेजिंग गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा हीरो की तरफ से आए। हमारा सरदार मस्तान सिंह क्या अच्छा मैसेज दिया उसने लास्ट एपिसोड में, झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो या हमारी जो वो थी मार्था, क्या अच्छी मैसेजिंग थी वो, है ना। उसने क्या कुछ नहीं किया, अपने घर ले आई अपने मालिक से पंगा लेके। तो वो सब कुछ ने हमने एक तरह की बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी भी दिखाई और उनके तरफ से एक अच्छा मैसेज गया। मैं बताऊँ तुम्हें कि मुझे आगा खान की एक नर्सिंग स्कूल के एक टीचर का फ़ोन आया और वो इतना खुश थे। मैंने कहा हम तो हमेशा नर्सों को ड्रामों में बच्चा चुराते हुए और पता नहीं क्या क्या करते हुए देखा, या बहुत ही मिनिमल सा रोल होता है। तो आपने तो बड़ा, मतलब उन्होंने कहा एक लेटर ऑफ थैंक्स आया, फिर उसका मुझे ईमेल एड्रेस मांगा उन्होंने, फिर उनका एक लेटर ऑफ थैंक्स आया मेरे पास कि आपने इस तरह से दिखाया। तो हमने अच्छी मैसेजिंग की है, पॉजिटिव मैसेज दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हीरो की तरफ से आए। और आपको लगता है हर्ज नहीं है अगर हीरो इतना फ्लॉट दिखाए? कोई हर्ज नहीं। हम जर्नी देखेंगे हिलमंद का। हीरो क्या ऐसा चीज़ होता है कि वो नहीं कर सकता गलती? मुझे तो लगता है हर इंसान, हमारे हीरो में ये भी नहीं पता कि इसके अंदर हिलमंद हीरो है या मरजान हीरो है। अगर आप देखें तो अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके अंदर इन दोनों आपस में जो दो बड़े फिगर लड़े हुए हैं, इनमें हक पे कौन है? जो हक पे होगा वही हीरो होगा ना। लेकिन वो बिल्कुल ही नीचे लाके, बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे लाके लेवल पे बात करूं तो शहरजाद का हीरो तो हिलमंद है ना। तो उस पॉइंट से तो इम्पोर्टेंस बनती है ना। अब देखो शहरजाद का हीरो भी हिलमंद क्यों है? शहरजाद तो मरजान से भी उतनी मोहब्बत करती है।
अब वो तो बाप वाली मोहब्बत करती है ना, हाँ। एक रोमांटिक एलिमेंट तो आता है ना। हाँ, अब आप लोगों वही ने डाला भी खुद बताएं, हम फंसे है, हुए romance काली चादर फैलवा दी, और फिर उस काली चादर की इतनी वैल्यू, फिर आप लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मोहब्बत तो उमर जान से भी करती है। अब ये नहीं कर सकते आप लोग हमारे साथ। ठीक है, लेकिन ठीक है। ना सिर्फ मार्था की बात, मस्तान सिंह का कैरेक्टर, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को आपने दिखाया, विच वाज सो सच ए, आई थिंक मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मुस्तफ़ा साहब को भी, आपको भी, मोमिना को भी, हमको भी, पूरे जो इन्वॉल्व है, कि इतना अच्छा स्टेप था कि क्योंकि हम बहुत कम दिखाते हैं अपने ड्रामों में, और फिर उन कैरेक्टर्स में भी आपने पॉजिटिविटी भी दिखाई, कैरेक्टर्स की नरमी भी दिखाई, अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट भी किया कि वो कितने अरसे तक साथ रहा, उसने गुलमीना के लिए क्या कर दिया। और पाकिस्तान में आई थिंक जो एक मिसकंसेप्शन भी है कि कैसे पाकिस्तान के बारे में मिसकंसेप्शन है कि कैसे माइनॉरिटीज़ को हैंडल करते हैं, हाँ। वो भी कहीं तक आप लोगों ने बहुत हद तक उसको चेंज किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना पड़ा था इन जाहिर है, कैरेक्टर्स को, जाहिर है। क्या थी, अगर आप शेयर करना चाहें 2-3 बातें। देखो एक्चुअली तो आपको हर तरह की मतलब आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ता है जब आप ख़ास तौर पे इस तरह का कोई सब्जेक्ट डील कर रहे होते हैं कि आप इनको, मिसाल के तौर पे जब शुरू में जब हमने इसको दिखाया कि कातिल है, तो मुझे इंडिया से लोगों ने बड़े मैसेज, जो डायरेक्ट मैसेज आता है डीएम मैसेज, उसमें बड़े सिखों का मैसेज आया कि आपको यही मिला था कातिल दिखाने के लिए, फलाना। अफसोस, मैंने कहा यार देखो, मैं सबको जवाब दिया। अच्छा, मैंने कहा देखें आप अभी ड्रामा देखें, अभी ड्रामा शुरू हुआ है, बिल्कुल, आगे जाके और कुछ खुलना है, ये बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है। प्लस जब हम गुरुद्वारे में शूट करने गए, और गुरुद्वारे वालों ने हमसे पहले स्क्रिप्ट लिया था, और स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के हमें मना कर दिया। जो हमारा गुरुद्वारा जो हमें करना था, सॉरी माइक वालों के लिए, जो हमारा गुरुद्वारा में करना था वो हसन अब्दाल वाला गुरुद्वारा था, बिकॉज इट्स KPK। लेकिन हमें मजबूरन आके पंजाब में गुरु नानक इसमें ननकाना साहब में करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने, हसन अब्दाल वालों ने मना कर दिया। उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, वहाँ तक ही पहुँचे कि उसने कत्ल किया, उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप आगे पढ़ लें, सारे सीन पढ़ें। कहते नहीं जी आप तो नेगेटिव दिखा रहे हैं सिखों को, तो हम तो ये यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद हमें उमैर राना की मदद से, उमैर राना के एक दोस्त थे यहाँ पे, उनका नाम ही मस्तान था इत्तेफाक से, वो मस्तान था, वहाँ के जो करता धरता हैं उनमें से एक साहब थे। वो बल्कि एक सीन में आए भी हैं जिसमें एक शॉट है जिसके अंदर ये बैठा हुआ बूट पॉलिश कर रहा है लोगों के, तो वो जो साथ बैठे हुए हैं साहब, वो मस्तान साहब हैं, और वो वहाँ के रूहे रवां हैं एक तरह से। तो उन्होंने फिर मेरी बात सुनी, मुझसे एक मीटिंग की उन्होंने, मैं गया ननकाना साहब, उमैर राना का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, उसने वो करवाया। उसके अंदर उसका भी एक गरज थी, उसको दाढ़ी कटवानी थी, उसी को कैरेक्टर नहीं मिले थे बेचारा, 1 साल से दाढ़ी बढ़ाए घूम रहा था। देखा मेरा काम खत्म करो, हम काम रोक के वहाँ पे बुगड़बंग काम रोक के ट्रकों में भर के, और यहाँ ननकाना साहब आए और 2 दिन शूट किया, फिर वापस गए। तो इस तरह की चीज़ें ऑफ कोर्स हुई थी। लेकिन आई थिंक बहुत मज़ा आया, हम बहुत कम देखते हैं ये चीज़ें, सुनते हैं, हमें वो जो पूरा गुरुद्वारे का सीन है और जो पूरा आपने दिखाया, तो हमें भी देखने को मिला। लाइक मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, तो मैं तो एजुकेट हुई, मुझे तो अच्छा लगा वो देख के। तो ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने ये स्टेप लिया था, और ये अच्छा इंक्लूजन था ये ड्रामे में। लेकिन उसके बाद फिर मैसेजेस आए लोगों के, ये जो सारे, हाँ, अब तो आप देखें कमेंट्स में बड़े आते हैं, कमेंट्स में बड़े, अभी पिछले एपिसोड के कमेंट्स में बड़े मैसेज आए हुए हैं, जो यूट्यूब पे जो चलता है उसके कमेंट्स में बड़े मैसेज आते हैं, आप लोगों के रिव्यू भी आते होंगे आई एम श्योर। और हर्षाली का भी जो आपने कैरेक्टर डाला, वो कितना पॉजिटिव, और दोनों का वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल खान, उसका कैरेक्टर बड़ा धीमा धीमा चल रहा था, फिर एकदम से खुलना शुरू हुई। उस पर भी मैं एक जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि अव्वल खान का कैरेक्टर जो बीवी को मारता था, फिर उसको आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके बारे में दिखा दिया, तो ये थोड़ा सा हम सही कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें ना मैसेज क्या है, उसमें मैसेज ये है, उसका एक डायलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुस्तफ़ा बहुत वाकई में दरिया को कूजे में बंद करने वाली चीज़ करता है। उसका डायलॉग है कि मैं इसलिए हाथ उठाता था कि औरत के सामने सर उठाने के काबिल नहीं था। ये उन सब लोगों के लिए एक मैसेज, जो औरत पे हाथ उठाते हैं, वो एक्चुअली अंदर से इम्पोर्टेंट होते हैं, मेडिकली होते हो या ना होते हो, लेकिन वो मेंटली इम्पोर्टेंट होते हैं। वेरी गुड मैसेज। अगर जिन लोगों ने समझा या मैंने जिस तरह समझा, तो इट वॉज अ वेरी गुड मैसेज कि कमज़ोर पे हाथ उठाने वाला मेंटली इम्पोर्टेंट होता है। मैसेज तो उस पर तो कोई डिनाइल ही नहीं है।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसर्न होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कर रहा है, फिर आप लोगों की मतलब जब मैं ड्रामा देख रही थी तो मैं तो मेरी तो सिंपैथीज अव्वल खान के साथ, जो मुझे सारा कुछ था वो सब चला गया। अव्वल खान पॉजिटिव आदमी है, अव्वल खान कोई नेगेटिव आदमी नहीं ना, तो उसने उसी वजह बताई ना। तो फिर और वो फिर ये भी नहीं कि सारी जिंदगी वो प्रैक्टिस करता रहा, एक आध मरतबा कभी उसने हाथ उठाया होगा, फिर जब उसके समझ में आ गई बात तो सानिया पीछे हट गई और उसके बाद उसने उसके बड़े भाई से शादी कर ली, उसके छोटे बड़े भाई से शादी कर ली, भाई से शादी कर ली, उसके भाई से शादी कर ली। तो वो एक और जो जिनके साथ जिसका बहुत अच्छी नहीं भी, और वो उसको बेचारा किसी हालात की वजह से कत्ल हो गया। लेकिन तो ये एक है देखो ज़िंदगी में कभी भी मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिव नहीं होता, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। इंसान के हालात होते हैं, बाद हालात में वो गलत फैसले करता है, कुछ गलतियाँ हर एक से ज़िंदगी में कभी ना कभी हुई होती हैं। तो गिरे कैरेक्टर्स ही हम लोगों को, मुस्तफ़ा को भी और मुझे भी गिरे कैरेक्टर्स ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो अव्वल खान भी एक गिरे कैरेक्टर है। आतिफ असलम का जब आपको पता चला तो क्या एक्साइटमेंट ज़्यादा थी या थोड़ा सा स्ट्रेस भी था, बिकॉज इतना बड़ा नाम उसको डायरेक्ट करना? हो ये रहा था कि हम बिल्कुल नहज पे आ गए थे कि शूट शुरू करना था, वरना हमारा ये मौसम चला जाता। जब मौसम चला जाता है मतलब जब आपका अक्टूबर सितंबर में गंदम कट जाती है, गंदम ब्राउन हो जाती है, तो ये जो आप सीनरीज देख रहे हैं ना, ये आपको अक्टूबर के बाद नज़र नहीं आती। तो हमें सारा आउटडोर अगस्त सितंबर में ख़त्म करना था और वो वक्त करीब आ रहा था और हमारे पास हिलमन नहीं था। तो सबसे पहली तो जब ये हुआ बात और आतिफ से हो गया, डन हो गया, तो सबसे पहले तो रिलीफ ये था कि हम अपने टाइम पे कर सकेंगे और हमें वो सीनरी वैसी मिल जाएगी जैसी हम देख के आए थे। उसके बाद बल्कि आखिर में तो यही हुआ कि जब अक्टूबर नवंबर तक हमारी शूट चली गई तो हमें इत्तेफाक से हम उस वक्त इंडोर जा चुके थे, हमारा आउटडोर ख़त्म हो गया था, लेकिन हम देख रहे थे कि पूरा रंग बदल गया था। वो वादी का रंग ही हरा नहीं रहा था, वो कुछ ब्राउन कुछ गोल्डन ड्राई हो गया था। फिर उसके बाद ये खेत सारे कट गए थे, फिर वो चटियल मैदान थे वहाँ पे। हमने जब इंडोर कर रहे थे वहाँ चटियल मैदान थे, तो वो एक बड़ा हमें प्रेशर था टाइम का कि उसी टाइम में करना था हमको, तो एक रिलीफ था। फिर आतिफ की एक्साइटमेंट भी थी ऑफ कोर्स, आतिफ असलम के साथ काम करना एक आतिफ खुद बड़े स्केप्टिकल थे इसको लेके कि करवा लेंगे आप मुझसे एक्टिंग। अच्छा। मेरा पहला तजुर्बा को बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, हिलमन में हमें कोई हाथी घोड़े नहीं चलाने, कोई ऐसा मूव्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको बोलना है। बिल्कुल। और तुम्हारी जो आवाज़ है वो एक कमाल की आवाज़ है, और दूसरे आतिफ की आंखें बड़ी डीप हैं अगर आप गौर करें तो मैंने कहा ये दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, बस इन दो चीज़ों पे फोकस करो, इन दोनों से तुम एक्टिंग कर जाओगे तो ये कैरेक्टर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर के जैसा कैरेक्टर हमने इन लोगों ने कभी नहीं देखा है। तो और लिखा हुआ इतना खूबसूरत है, मतलब इसके जो डायलॉग्स थे, जो जिस पोएटिक अंदाज में मुस्तफ़ा ने लिखे थे वो इतने खूबसूरत थे कि वो आप अगर आप सही से सिर्फ फ्लैटली भी बोल लोगे ना अपनी आवाज़ में और अपनी आंखों के साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लोगे तो ये चल जाएगा। लेकिन आतिफ ने फिर बहुत मेहनत की, मतलब हम लोग आतिफ का काम हम कम रखते थे क्योंकि उसको ज़ाहिर है हमें टाइम देना होता था। 3-3 पेज के मोनोलॉग्स थे उसके और वो उसको याद करने होते थे। वो बेचारा ऊपर छत पे टहल रहा होता था, हम आते थे तो फ़ोन की रोशनी में छत पे टहल के याद कर रहा होता था। तो वो सब उसने किया और उसका फल भी मिला मेरे ख्याल से, अच्छा गया उसको। पहले 1-2 सीन सही स्मूथ चले गए उनके। हाँ, शुरू में हमने किया था इस्लामाबाद से, जब वो अस्पताल में पड़ा हुआ है तो वो उसमें कुछ सीन, बहुत से सीन्स होते जो मैंने पहले 2-3 दिन जब बेहोश पड़ा हुआ है वो रखा था या होश में आ रहा है, तो मैंने कहा था इसको यूज टू तो करूँ ना शूटिंग से, तो मैंने कहा तो पहले वो रखो। तो हमारा जो एडी है, जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर है हसान, बहुत समझदार लड़का है वो आतिफ के साथ मुस्तकिल फ़ोन पे लगा होता था कि जी आप ये सीन्स हैं, आप सैफ भाई ने कहा आप कुछ और नहीं पढ़ेंगे बस ये पढ़ के आए, तो वो वही करके आते थे। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियाँ हो गई, फिर तो मतलब ऐसा हो गया था इस तरह आतिफ असलम नहीं रहते हमारे लिए, फिर वो मतलब हमारे साथ
रोजाना के अदाकार थे वो। बहुत बहुत अच्छा लड़का है, कौन सा बहुत सीन अच्छा। सबसे ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए, या आपको कौन सा थोड़ा आप लोगों को time आतिफ लगा? आतिफ के लिए जिरगा मुश्किल था, क्योंकि जिरगे में आपके पास तकरीबन कोई 100 बंदा बैठा हुआ वहाँ पे, ओके, मतलब, और फिर उनके सामने आप होता ना ये कब्रिस्तान में 4 लोगों के सामने जिनसे आप फ्रैंक हो गए, एक नए अदाकार के लिए बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि भीड़ के सामने आप परफॉर्म करें, परफॉर्म करें। अदरवाइज तो उसकी सीन ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। फिर वो मतलब ये भी नहीं था कि जो अगले दिन आया था फिर रात को मुझे कमरे में बुला देता था, जरा आ जाएं, ये गाना है तो इसकी ट्यून बनाते हैं बैठ के, फिर हम बैठ के ट्यूनें बना रहे हैं। अच्छा। मुझे तो आता भी नहीं है, वो खुद ही बेचारा लगा होता था, अच्छा ये कैसा रहेगा, इसको इस स्केल में कर ले, मैंने कहा हाँ चलो ट्राई करो, फिर वहाँ एक चीज़ मैंने कहा ये अच्छी लगी यार, ये रख लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसके अपना साजिद और उमर जो उसकी टीम के हिस्सा है वो फिर रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर अगले दिन उसको सुना के ओके, वो हमने किया। तो बड़ा बड़ा मेहनत कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी और इन्वॉल्वमेंट हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत थी। ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई सेट से वाकया सुना सकते हैं इंटरेस्टिंग कुछ हुआ अदर देन द मस्जिद वाला सीन? एक मरतबा हम लोग जो इसका हिजरा दिखा जो 2 जगह है ना, कब्रिस्तान जी, और कब्रिस्तान के साथ ही, हुजरा है इसका। हाँ अच्छा, एक बात बड़ी मज़े की बताऊँ आपको कि वो हुजरा जो था वो एन वक्त पे एक हमने किया था जो कब्रिस्तान के साथ दूसरी तरफ हुजरा था, उन साहब ने एन वक्त पे कह दिया मेरी जो फैमिली आ गई है मैं नहीं जा सकता। वो पहले अकेले, जब हम गए थे उनसे बात करने तो वो अकेले थे और हमने उनसे भी बात कर ली थी, वो उन लोगों में नहीं थे जिनको जावेद के चाचा ने पढ़ाया था, वो बिल्कुल ऐसे ये स्टूडेंट हाँ, नहीं थे। वो स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था कि यार मेरी फैमिली आ गई है मैं अब नहीं कर सकता, और हमारे 3-4 दिन रह गए। तो एक भैंसों का तबेला था, ये हमने उसको खाली करा के, वो कितनी आ और रही रातों होगी? रात नहीं है सफाई, जावेद ने बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने, रातों रात सफाइयाँ करा के तो ये जगह बनाई थी। ओके, यहाँ पे वाओ, बाकायदा जान तो 20-25 भैंसें बंधी होती थी। वाओ, ओके, तो इंटरेस्टिंग। आप ये- लोगों को तो बहुत मजे की आप लोगों का एडवेंचरस शूटिंग कर तो रहा है। लेकिन मैं बात कुछ और बता रहा था, अचानक से ये आ गई। तो एक मरतबा हम उसी हुजरे से जो भैंसों का तबेला टर्न इनटू हुजरा था, आतिफ और आतिफ के साथ 2-4 बॉडीगार्ड्स हमें रखने पड़ते थे। उसकी वजह ये थी कि आतिफ से मिलने के लिए, आतिफ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, वाओ, बालाकोट से हो, कागान से, और कहाँ, सबको खबर फैल गई थी पहाड़ों में कि आतिफ असलम यहाँ घूमते हुए पाए जाते हैं। तो लोग आते थे और एक रश लग जाता था, उसको डील करना एक मसला होता था। एक मरतबा निकले और हमने शूट कंटिन्यू की कि आतिफ का शॉट हो गया था, फिर उसके बाद दोस्तों का सीन था, दोस्तों का सीन हम कर रहे थे, रात का वक्त था, आतिफ निकल गया। फिर उसके बाद बीच सीन में हमें ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई आतिफ की और उसकी मैनेजर की। पता चला कि एक साहब नशे में वहाँ पहुँच गए थे और वो बज़िद थे कि मुझे तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवानी है। और आतिफ को ये बात पता चल गई, आतिफ ज़रा मजहबी ख्यालात के आदमी है कि वो नशे में है, और आतिफ ने साफ इनकार कर दिया था मैं इसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊँ। तो और वहाँ पे एक झगड़ा खड़ा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन करके वो शहजादा गुश्ताद साहब के गार्ड्स को बुलाया, वो गने वने लेके आए। तो फिर उन साहब को, फिर भी वो हमें धमकियाँ देकर गए थे, मैं देखता हूँ कि कैसे करते हैं आप काम। तो ये खासा एक सीन क्रिएट हुआ था वहाँ पे, 1 घंटा भर हमारी शूटिंग हॉल्ट हो गई थी। लेकिन जान पे भी खेल लिया आप लोग, जान पे भी खेल लिए इस प्रोजेक्ट के पीछे आप लोग। तो अच्छा, जो एक्टर्स हैं आप सबके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बता दें, सामिया जी, नुमान एजाज, सब ये तो खैर सीजन एक्टर्स हैं, हाँ, इनका तो उनके बारे में कहना तो कुछ भी कहना, बट उनके बारे में कोई एक बात जो आपको मालूम होगी हमें नहीं पता होगी, कोई भाई देखो मैं सामिया जी से सामिया के साथ मेरा पहला काम था, लेकिन सामिया से मेरी दोस्ती बहुत पहले से है, क्योंकि सामिया की एक फ़ास्ट कज़न मेरी एक थिएटर की मेरी बहुत अच्छी दोस्त मावश फारूकी, जिसका इंतकाल हो गया, वो सामिया की फ़ास्ट कज़न है। तो हम लाहौर जब थिएटर करने जाते थे तो थिएटर वालों को ज़रा जो जगहें मिलती हैं वो ज़रा बहुत ही छोटे छोटे होटल मिलते हैं, तो हम अक्सर मावश के साथ उसकी बहन यानी सामिया के घर चले आते थे। अच्छा। तो सामिया के घर में भी मैं रहा हूँ पहले, ओके। जाके ठहरते थे हम उनके घर में, तो उनसे हमारी दोस्ती थी अच्छी। फिर उसके बाद अदाकार तो वो मतलब अपनी वज़ा की वाहिद अदाकार हैं। नुमान मेरा बहुत पुराना दोस्त है, नुमान के साथ काम मैंने शायद 3-4 सीरियल किए हैं, लेकिन दोस्ती हमारी रामचंद पाकिस्तानी के ज़माने से है, जब हम दोनों एज एन एक्टर मिले थे। अच्छा। महरीन जब्बार की फिल्म थी, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती है नुमान से। सानिया के साथ हमने थिएटर किया है। लेकिन कोई बात बताएं ना, इतनी दोस्ती तो आप कोई बात जानते हो जो हम लोगों को नहीं पता नुमान साहब के बारे में। नुमान के बारे में कोई ऐसी बात जो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन बता दें।
हम्बल आदमी है बहुत, किसी किस्म की कोई मतलब आपको लगता नहीं है कि आप इतने बड़े एक्टर से मिल रहे हैं। जो मैं लोगों से मिलते हुए देखता हूँ उसको बहुत हम्बली मिलता है। और बहुत सी बातें ऐसी जो मैं नहीं बता सकता नुमान के बारे में। अच्छा, अपनी एक्टिंग के बारे में कितने जज्बाती हैं? वो गुस्सा हो जाते हैं अगर बाकी लोग भी सेट पे सीरियस नहीं हो या क्या? नहीं, नुमान बड़ा कोऑपरेटिव। और आपको नहीं लगता कि नुमान को बहुत मतलब वो काम कर रहा होता है तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि वो बहुत ही सीरियसली अपने काम को लेके, और ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। वो तो कहता है यार बस करो, काम करो, मतलब प्रिपेयर्ड अच्छी तरह होता है वो। और बिल्कुल, लेकिन इस बात का कोई स्ट्रेस नहीं कोई नहीं, कभी भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं करता। अच्छा, मुझे तो हानिया के बारे में लोगों ने बड़ा कहा था कि जी वो बहुत आपको टफ टाइम देगी, लेकिन क्या अच्छी बच्ची है, मजाल है। कभी मैं ही लेट होता था, मुझसे पहले हमेशा सेट पे होती थी वो। हाँ, और हमेशा कभी मैंने उसको प्रॉम्प्ट नहीं किया। उसको हमेशा लाइनें अपनी याद होती थी। बहुत कुबरा अगेन वेरी गुड एक्टर, बड़ी सीरियस अपने काम को लेके। हाँ, कुबरा के साथ हमें एक मसला होता था कि कुबरा को कोविड हो गया और उसकी सिनफ़े आहन की डेटें ज़ाया हो गई। और फिर कुबरा हमें ज़ाहिर है उसका वो ऑन एयर प्रोजेक्ट था और ISPR का प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी बहुत से प्रेशर थे। नहीं कह सकते थे। तो वो मैं एग्जैक्टली मैं जानता था उनको ना। और फिर वहाँ से हुमायूं नदीम भाई के फ़ोन आए थे यार हम फंसे हुए हैं, तू क्या कर रहा है यार सैफी, तू कुछ कर दे यार। तो फिर बहरहाल मुझे उसको भेजना पड़ता था। तो हमने उसकी खातिर अपने शेड्यूल्स अक्सर आगे पीछे किए, क्योंकि उसका एक 15 दिन का ज़ाया हो गया था सिनफ़े आहन का स्पेल। लेकिन वो सिनफ़े आहन क्योंकि ऑन एयर था और बिल्कुल फ़ौरन ही ऑन एयर होना था, और फिर ISPR का, और फिर मुझ पर नदीम भाई का और नुमान हुमायूं का प्रेशर था, तो मुझे उसको अक्सर फारिग करना पड़ा अपने पास से कि भाई तुम करके आ जाओ। लेकिन फिर भी वो बेचारी, वो खुशकिस्मती ये थी कि उनका काम एबटाबाद में चल रहा था और मेरा को 2 घंटे के फासले पे था। तो वो जैसी ही फारिग हुई तो रात को ही आ गई, तो सुबह मेरे पास शूट करा रही है। उसको इस तरह से काफ़ी मेहनत उनको भी काफ़ी फिर रगड़ा। हाँ, अच्छा खासा रगड़ा लगा बेचारी का। लेकिन होता है इस तरह का, इस तरह तो होता है, इस तरह का। हाँ, ज़ावियार के बारे में? ज़ावियार बहुत अच्छा। ज़ावियार सबसे ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि सबसे जूनियर एक्टर था, तो हमने सबसे ज़्यादा उसको बिठा के रखा। 4-4 दिन बेचारा, उसके पास कोई काम ही नहीं होता था। खुद ही बता रहे कि रगड़ा लगाया हुआ है। रगड़ा लगाया हुआ हमने उसका। और उसके बाप हमसे कहता था लगाओ रगड़ा इसका, तो ट्रेनिंग ऐसी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नुमान ने कहा ज़रा ध्यान कर ले यार, तो उसको 4 दिन बिठाया। तो सही है, तो सीख रहे, सिखा उसको। नुमान वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद अस एंड नॉन कोऑपरेटिव विद ज़ावियार। ज़ावियार बता रहे थे कि वो जो सीन है जिसमें उनकी फाइट होती है, वो एक्चुअली हाँ he said के हाँ मारता था उसको, थप्पड़ मार के गिराया है। मुझे बड़ी पिटी है, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी। हाँ, ज़ावियार का भी इंटरव्यू किया तुमने? नहीं, वो रेड कार्पेट पे उस पे संगे माँ का जब प्रीमियर हुआ था, तो उधर ही हमारी मुलाकात हुई। ज़ावियार का एक बड़ा काम होता था। ज़ावियार को एक दिन जब हम शूट कर रहे हैं, ज़ावियार अभी हमें पर मैं शूट पर था, सानिया का जो घर था वो बुगड़मंग में था, और मुझे पता चला था कि ज़ावियार आ गया। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बंदा घोड़े पे ऊपर चला आ रहा है। यार ये तो वो नुमान का बेटा नहीं है? वो साहब वो 20-25 मिनट का रास्ता था जो वो घोड़े पे तय करके आ गए थे वहाँ पे। उन्होंने घोड़ा कैसे किराए पे लिया और वो पहुँच गया वहाँ पे। तो वो, लेकिन ये कि वो उसके अंदर एक है जानवरों की मोहब्बत। सानिया की बिल्लियाँ संभालता था। एक दिन बिच्छू पकड़ लाया कहीं से, देखिए बिच्छू, मैंने कहा बे काट लेगा भाई, अच्छा खासा बड़ा बिच्छू था वो एक थैली में लिए, मतलब वो पूरा एडवेंचर वो कर रहे थे, एक्सप्लोर, वो मजा कर रहे थे। वो बहुत मजा करता था, बहुत मजा करता था। तो उसकी कंपनी में हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। यार वो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और कौन था एक्टर? उमैर राना थे। उमैर राना तो हमारा दोस्त है और जिगर आदमी है, क्या अच्छा अदाकार है, और जितना अच्छा अदाकार है उतनी अच्छा बंदा है। हसन नुमान बेचारा, उस ज़माने हसन नुमान ने बड़ी कुर्बानी दी संगे माँ की खातिर। हसन नुमान के वालिद बहुत बीमार थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका। जिन्होंने बादाम गुल का रोल किया, जिन्होंने बादाम गुल का। हसन उनकी और उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो चुका है, और उसकी बहनें भी बाहर होती हैं। तो वो वाहिद केयर टेकर है अपने बाप का था उस वक्त, अब उनके वालिद का, जो कि बहुत बड़े अदाकार रशीद नाज साहब, बहुत बीमार थे। वो उनको छोड़ के आता था और रोता हुआ आता था, और आगे मुझसे मिल के रोता था, फिर जाता था। क्योंकि बाप जब बूढ़ा हो जाए और बेटे को उनकी खिदमत करनी पड़े,
और फिर उसको छोड़ के आना पड़े तो उसके लिए एक बड़ा जज्बाती मुश्किल time मुश्किल था। बिल्कुल सही तो बात है। बड़ा उसका एहसान है मेरे ऊपर कि उसने बगैर किसी हमेशा आया, ऐसे भी था कि अस्पताल में छोड़ के आया, Yeah. और ऐसे भी था कि आया और पता चला कि अब वो अस्पताल में एडमिट हो गए, क्योंकि वो जा रहे थे और 3 दिन रहते थे और फिर घर आते थे। वो उनका आखिरी दौर चल रहा था बेचारों का। अल्लाह उन्हें करीकी रहमत करे। वो खुद भी बड़े अदाकार और बड़े आदमी थे, लेकिन हसन ने बहुत कुर्बानी दी के मेरे साथ ये काम पूरा कराया। हम्बल का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा था। हाँ बहुत वो अच्छा भी था। एक हम्बल वो बड़े मज़े की चीज़ है हम्बल, अच्छा। बहुत मज़ेदार। उसके तुम कभी बात करना जी। तो तुम्हें पता चलेगा। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, जो एक गुजरा वालों का होता है, वो बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आता है। कैरेक्टर तो खैर मुस्तफ़ा ने लिखा था, उनका तो मज़े का ही था, उस बच्चे ने किया बड़ा अच्छा। मुसलसल वो खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने ना चुटकुला छोड़ना होता है, कुछ ना कुछ एक हाँ, कैरेक्टर ने छोड़ना होता है, पता होता है। बड़े मज़े का लिखा हुआ है वो कैरेक्टर, हाँ, उसको देख के अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने सही बोला हो, तुम लोगों को मिल गया कुछ मसाला वसाला। ये तो ऑडियंस बताएगी कि मसाला मिला नहीं मिला। मेरे तो जो सवाल थे आई थिंक मोस्टली मैंने पूछ लिए हैं। तो अच्छी गुफ्तगू रही। आई होप कुछ लोग सुन रहे हैं, मैसेज मिले कुछ लोगों को। बट आई थिंक संगे माँ के बारे में बड़ी हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वाक़यात पता चले, और हमें ये भी पता चला कि भी एक प्रोजेक्ट जिसको हम ऐसे ही देखते हैं और हम बगैर सोच, मतलब हम तो सोच समझ के बोलते हैं, बट बहुत दफ़ा आप ऐसे ही कुछ बोल देते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है, बहुत शरीर और जान जोखिम में डाल के बनाया, कितने चैलेंजेस होते हैं उसके पीछे। तो आई थिंक इट मेक्स अस अप्रिशिएट द वर्क मोर, जो जितने बिहाइंड द सीन्स और ज़्यादा कदर आती है एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, यू नो क्रू की, सब लोग जो इन्वॉल्व हैं। तो अच्छा, आप आके हमेशा हम बड़े मज़े की बातें शेयर करते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर। अभी कुछ आप करें किसी स्क्रिप्ट पे काम अदर देन एक्टिंग? हाँ, एक स्क्रिप्ट है जिसको अभी तो लिखा ही जा रहा है डायरेक्शन के लिए। इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वो इस मरतबा मैं ज़रा शहर में काम करना चाहता हूँ, बहुत अरसे से मैं गाँव गोड में फंसा हुआ हूँ। बट आपने भी रमज़ान ड्रामा भी तो पिछले साल किया था डायरेक्ट। हाँ, आपने ताना बाना किया था, वो भी अच्छा, एक डिफरेंट आपके लिए एक्सपीरियंस। हाँ, एक डिफरेंट था। अगेन मैं क्योंकि देखता हूँ कि वो मैसेजेस सही थे उसके अंदर, वो बहुत अच्छे मैसेजेस थे। हाँ। तो बस मुझे यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि लोगों में कुछ ड्रामे तो सभी बहुत होते इंटरेस्टिंग मैसेजेस थे उस ड्रामे में, तो ताना बाना में। तो अगले रमज़ान देखेंगे हम आपको फिर से, इरादा है? अदाकारी में तो देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, जब तक अल्लाह में चला रहा है। डायरेक्शन के लिए अब मुझसे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, कॉमेडी बनाने में दानिश नवाज़ बड़ा काम कर रहे हैं, उधर से वजाहत हुसैन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ का खाना भी पुर है, उसमें मेरी जगह नहीं बनती। मैं कुछ मुझे लगता है आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, ऐसा चीज़ अल्लाह बात बनाए रखे। कर रहे हैं आप। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज।